वेलकम टू एग्जाम थ्योरी। एसएससी एससी मिनिस्टर के लिए आपका यहाँ पर मैथ सेट लाया गया है, जिनमें प्रत्येक सेट में आपको 40 प्रश्न देखने को मिलेंगे। ये सभी प्रश्न जो आपके पहले एग्जाम हुए हैं एसएससी एससी मिनिस्टर के, उन पर आधारित ये सभी प्रश्न हैं। तो इन सभी प्रश्नों को आप अटेम्प्ट करके जरूर देखिएगा। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा यहाँ पर कि सभी प्रश्नों को आप सबसे पहले खुद अटेम्प्ट करके देखें, फिर मेरे द्वारा दिए गए सॉल्यूशन को आप तब देखें। तो सभी क्वेश्चन को आप सबसे पहले खुद से अटेम्प्ट कीजिएगा और हमें कमेंट करके बताइएगा कि कुल 40 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही गए हैं। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। यह हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप हमसे यहाँ भी जुड़ सकते हैं। इसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। ये जो है टोटल आपके एसएससी एससी मिनिस्टर के 50 सेट चलाए जाएंगे, जो कि आपका यहाँ पर से आपका पहला सेट आज से शुरू होगा। तो चलिए बढ़ते हैं आज के प्रश्नों की ओर। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि अंकित और बंटी एक कार्य को क्रमशः 10 दिन और 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। दोनों एक साथ कार्य शुरू किया, लेकिन कुछ समय बाद अंकित ने कार्य छोड़ दिया और पूरा कार्य 9 दिनों में पूर्ण हो गया। तो ज्ञात कीजिए कि कितने समय के बाद अंकित ने काम छोड़ दिया। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, अंकित और बंटी की कार्य क्षमता यानी कि इफिशिएंसी निकालनी होगी। तो यार यहाँ पर जो है अंकित को ए से डिनोट कर देते, तो अंकित अकेले किसी काम को कितने दिनों में कर सकता है, 10 दिन में। फिर बोला बंटी, तो बंटी को बी से डिनोट कर देते। बंटी जो है अकेले उसी काम को कितने दिनों में कर सकता है, 15 दिनों में कर सकता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 10 और 15 का एलसीएम यानी कि लघुत्तम लेंगे। तो 10 और 15 का एलसीएम आपका कितना हो जाएगा, 30। जब 30 को 10 से भाग करेंगे तो आपका कितना आएगा, 3। और 30 को 15 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 2। यानी कि अंकित की कार्य क्षमता कितनी है, 3 है, और बंटी की कार्य क्षमता कितनी है, 2 है। तो यहाँ पर बोला कि अंकित जो है कुछ समय के बाद छोड़ देता है, लेकिन कुल काम जो है आपका 9 दिन में समाप्त होता है। यानी अंकित जो है 9 दिनों से कुछ दिन पहले काम छोड़ दिया, लेकिन ये जो आपका बंटी है वो अंतिम 9 दिनों तक कार्य करता रहा है। तो हम लोग यहाँ पर से निकाल सकते हैं कि 9 दिनों में उसने कितना काम किया है। तो बंटी अगर एक दिन में 2 काम कर सकता है तो 9 दिन में कितना काम किया होगा, 9 दिन में अगर बंटी एक दिन में 2 काम कर सकता है तो 9 दिन में कितना काम किया होगा, 9 दूनी 18 काम किया होगा। टोटल उसे करना कितना काम था, दोनों को मिलाकर 30 काम करना था। तो अकेले बंटी जो है 9 दिनों में कितना काम किया होगा, 18। तो करना था 30। अभी तक जो है बंटी के द्वारा टोटल किया गया 18, यानी कि जो बचा हुआ काम है वो किसके द्वारा किया गया होगा, अंकित के द्वारा किया गया होगा। तो बचा हुआ काम कितना है, 30 करना था, 18 किया है, तो बचा हुआ काम 12 है। करेगा कौन, ये जो बचा हुआ काम है वो किसने किया होगा, अंकित ने किया होगा। तो करना 12 काम है, करेगा कितने की कार्य क्षमता से, 3 की कार्य क्षमता से करेगा। हल करेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, टाइम यानी कि समय निकल जाएगा। तो हल कर लेंगे, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 चौक 12, यानी कि बंटी कितने दिन तक काम किया था, तो 4 दिनों तक काम किया था, यानी कि 4 दिन के बाद उसने काम छोड़ दिया। तो यहाँ पर आपका ये जो है 4 दिन बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि लकड़ी के आकार के 4 मीटर 75 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर के कितने टुकड़े 10 मीटर लंबे, 150 सेंटीमीटर चौड़े और 32 सेंटीमीटर मोटे लकड़ी के तख्ते से तैयार किए जा सकते हैं, या मानते हुए कि कोई भी क्षय नहीं हो रहा। यानी कि ये जो है टोटल आपका हमें क्या निकालना होगा, टोटल ये जो लकड़ी का वॉल्यूम है, ये जो नीचे वाला वो टोटल लकड़ी का वॉल्यूम है, और उस लकड़ी से इतने वाले वॉल्यूम यानी कि आयतन का क्या बनाना है, उसका जो है आकार बनाना है। तो हमें सबसे पहले जो है क्या करना होगा, इसका वॉल्यूम निकालना होगा, यानी कि जो लकड़ी से बनाया जाएगा। तो ये क्या है, मीटर में, बाकी सेंटीमीटर में भी है, बाकी सब सेंटीमीटर में। तो मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 100 से गुना करते हैं। तो ये 10 मीटर है, 10 मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1000 सेंटीमीटर होगा। ये आपका लंबाई है 1000 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितनी है, 150 सेंटीमीटर, और आपका मोटाई कितना है, 32 सेंटीमीटर। तो ये आपका क्या हो गया, जो लकड़ी से बनाया जाएगा उसका वॉल्यूम है, और जितने आकार का बनाया जाएगा उसका वॉल्यूम से भाग दे देंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, उस
लकड़ी से जो है कितनी संख्या यानी कि इस आकार की कितनी लकड़ी बनाई जा सकती है वो हमें पता चल जाएगा। तो हल कर लेते, ये आपका 4 मीटर है तो सेंटीमीटर में इसे भी चेंज करेंगे, तो 100 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 400 सेंटीमीटर इंटू 75 सेंटीमीटर इंटू 16 सेंटीमीटर। हल करेंगे, यहाँ पर से आपकी क्या निकल जाएगी, उस लकड़ी के आकार का जो नया लकड़ी बनाया जाएगा उस टुकड़े का संख्या निकल जाएगी। तो हल कर लेंगे यहाँ पर, तो 16 दूनी 32, 75 दूनी 150, 2 शून्य 2 शून्य चला गया, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। यानी कि ऐसे कितने टुकड़े बनाए जाएंगे, तो 10 टुकड़े बनाए जाएंगे उस भरे वाले टुकड़े से। तो यहाँ पर आपका ये 10 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक व्यक्ति ने 10,000 रुपये आंशिक रूप से 6% प्रतिवर्ष की दर से और शेष राशि को 4% प्रतिवर्ष की दर से निवेश किया। यदि दोनों योजनाओं में 2 वर्षों का, कितने वर्षों का, 2 ईयर्स का साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट समान है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि 6% प्रतिवर्ष की दर से निवेश की गई राशि कितनी है। यानी कि ये जो 6% की दर से जो राशि 2 साल के लिए निवेश किया गया था उसकी धनराशि यानी कि प्रिंसिपल क्या है। टोटल तो धनराशि 10,000 थी, उसे जो है एक भाग को, उनमें से एक भाग को 6% और 4% की दर से साधारण ब्याज पर लगाया गया था। तो इस तरीके के प्रश्न को, जब आपका समय इक्वल दिया हुआ रहे, तो इस तरीके के प्रश्न को आप रेशियो यानी कि परसेंट के हिसाब से हम लोग रेशियो में हम लोग क्या निकाल सकते, प्रिंसिपल का वैल्यू निकाल सकते। जैसे कि यहाँ पर पहला राशि पर क्या दिया गया कि 6% का ब्याज लगता है, उसी यानी कि इसी 10,000 की राशि में से पहली राशि का 6% और उसके दूसरा भाग या फिर दूसरी राशि पर 4% का ब्याज लगता है। तो अगर हमें प्रिंसिपल का अनुपात चाहिए, आपको ध्यान रखना है समय बराबर रहेगा तभी आप इस तरीके से बना सकते हैं। तो यहाँ पर जब हमें प्रिंसिपल का अनुपात में वैल्यू चाहिए यानी कि आपका मूलधन का अनुपात में वैल्यू चाहिए, तो ये परसेंट को क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे। जैसे कि यहाँ पर जो है आपका प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 4 यूनिट और यहाँ पर जो है दूसरे वाले का मूलधन कितना हो जाएगा 6 यूनिट और दोनों का अनुपात में वैल्यू कितना हो जाएगा 2:3 हो जाएगा। तो जो आपका मूलधन बांटा गया था वो इसी अनुपात में बांटा गया था। तो दोनों का यहाँ पर जो यूनिट में योग कितना होगा, तो यूनिट में योग है 3 और 2 5 यूनिट और 5 यूनिट का टोटल जो है राशि कितना दिया गया 10,000 दिया गया। कितना दिया गया 10,000। तो 1 यूनिट का यहाँ पर से वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का वैल्यू 2,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2,000। हमें क्या चाहिए, इस 6% वाले का मूलधन चाहिए। तो 6% वाले का मूलधन रेशियो में कितना है 2 यूनिट है। तो अगर 1 यूनिट का वैल्यू 2,000 है, अगर 1 यूनिट का वैल्यू 2,000 है तो 2 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 4,000 होगा। कितना होगा 4,000 होगा। यानी कि 6% की दर से 4,000 रुपये क्या लगाया गया था, आपका ब्याज पर लगाया गया था। तो यहाँ पर आपका ये 4,000 बिल्कुल सही आंसर होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि रघुवीर का 3 महीने के लिए औसत व्यय यानी कि एवरेज एक्सपेंडिचर कितना है 3,000 रुपये है। अगले 4 महीने के लिए औसत व्यय 5,000 रुपये है और शेष 5 महीने के लिए, शेष 5 महीने के लिए यहाँ पर औसत आपका छूटा गया, यहाँ पर भी औसत था आपका। तो 5 महीने के लिए औसत जो है व्यय जो है कितना है 4,000 रुपये है। यदि रघुवीर वार्षिक बचत जो है 2,500 रुपये करता है तो रघुवीर का वार्षिक आय यानी कि 1 साल का इनकम क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर 3 महीने का औसत व्यय दिया गया है। तो कुल जो है 3 महीने का टोटल एक्सपेंडिचर निकालने के लिए क्या करेंगे 3 × 3,000 करेंगे। क्या करेंगे 3 × 3,000। तो उस 3 महीने का क्या निकल जाएगा, कुल खर्च निकल जाएगा। तो कितना हो जाएगा 3 × 3 = 9,000। इसी तरीके से अगले 4 महीने का औसत व्यय कितना है 5,000 है। तो कुल व्यय कितना हो जाएगा 5 × 4 = 20,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 20,000। ये आपका 2,000 है 20,000 हो गया। फिर बोला गया अगले जो है शेष 5 महीने का औसत खर्च जो है कितना है 4,000 है। तो अगर 1 महीने यानी कि औसत व्यय 4,000 है तो कुल व्यय कितना हो जाएगा 5 × 4 = 20,000। यानी कि अंतिम 5 महीने का भी जो औसत व्यय कितना है 5,000 है। तो ये तो टोटल हो गया खर्च। बचत कितना करता है तो 2,500 बचत भी करता है। कितना बचत करता है 25,000। हम लोग क्या करेंगे सभी को जोड़ देंगे तो आपका क्या निकल जाएगा
टोटल इनकम यानी कि कुल आय निकल जाएगा यहाँ पर से। तो सभी को क्या करेंगे, जोड़ देंगे तो आपका कितना आएगा यहाँ पर से आपका 500, 9 2 1100 और यहाँ पर 2 2 4 1 5 यानी कि 51,500 रुपये क्या है आपका टोटल इनकम है। तो यहाँ पर ये आपका बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 3 प्रकार के चावल हैं। चावल की मात्रा क्रमशः 703 किलोग्राम, 851 किलोग्राम और 333 किलोग्राम है। चावल को इस तरह पैक किया जाता है कि कोई भी 2 तरह के चावल ना मिले, यानी कि ये जो है तीनों जो है अलग अलग प्रकार के चावल है और इसे इस तरीके से पैकेट में पैक किया जाता है कि कोई भी 2 चावल आपस में मिक्स ना हो जाए, यानी कि ये वाला चावल इसमें ना मिक्स हो, ना ही ये वाला, इस तरीके से कोई भी चावल एक दूसरे में मिक्स ना हो, ये आपसे बोला जा रहा है। फिर आगे बोला गया कि यदि पैकेट का आकार सबसे बड़ा है, यानी कि अगर पैकेट का आकार उससे बड़ा नहीं किया जा सकता है जितना हमें मतलब कि ताकि जो है 2 चावल आपस में मिल ना जाए, उस तरह से पैकेट को यहाँ पर पैक किया जा रहा है और उसका जो है आकार सबसे बड़ा है, तो सभी पैकेट का आकार बोला गया फिर कि समान है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि पैकेट की संख्या कितनी है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें निकालना होगा कि प्रत्येक पैकेट में कितना किलोग्राम जो है पैक किया जा रहा है। तो वो निकालने के लिए क्या करना होगा, हमें इन तीनों जो है किलोग्राम में जो वैल्यू है उनका क्या निकालना होगा, एचसीएफ यानी कि महत्तम निकालना होगा। तो दोनों जो है तीनों संख्याएं कितनी है, एक 703 है, दूसरा आपका 851 है और तीसरा आपका 333 है। हमें क्या निकालना होगा, इन तीनों संख्याओं का एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ कैसे होता है, सबसे आसान तरीका होता है निकालने का, सबसे पहले 2 संख्याओं का डिफरेंस निकालेंगे। जो संख्याएं का डिफरेंस हमें सबसे कम देखने को मिलेगा उसी का हम लोग डिफरेंस निकालेंगे। तो यहाँ पर कम देखने को मिल रहा है तो डिफरेंस आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर से 97 और 51 8 9, यहाँ पर से 9 5 14 यानी कि 148 हो गया। तो या तो ये 148 इन तीनों संख्याओं का एचसीएफ होगा या फिर 148 का एक फैक्टर ही क्या बनेगा, इन तीनों संख्याओं का एचसीएफ बनेगा। तो एक तो 148 तो कभी भी जो है 703 को नहीं काटेगा, यानी कि ये एचसीएफ नहीं हो सकता। तो एक जो है 148 का जब आप देखेंगे तो इसका एक फैक्टर 37 भी बनता है। कितना बनता है, 37 यानी कि 37 भी बनता है। तो इन तीनों संख्याओं को जब देखेंगे तो 37 से कट जाएगा, क्योंकि 37 आपका ये कितना होता है, ये आपका लगभग 19 बार में चला जाएगा। ये आपका 17 दूनी 34 7 21 यानी कि ये 23 बार में चला जाएगा। ये आपका 3 तिया 9 बार में चला जाएगा, क्योंकि 37 तिया आपको पता होना चाहिए। ये जो है थोड़ा सा वैल्यू याद रखते हैं काफ़ी लोग। 37 तिया आपका कितना होता है, 1 1 1 होता है। तो ये वैल्यू याद रखिएगा, इससे रिलेटेड कई सारे प्रश्न भी बनते हैं परीक्षाओं में। तो 37 तिया कितना होता है, 111 होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर जो है 37 से तीनों संख्याएं कट रही है, यानी कि इन तीनों संख्याओं का एचसीएफ कितना आएगा, तो 37 आएगा। आप चाहे अगर आपको इस तरीके से निकालना नहीं आता तो आप चाहे तो बेसिक से भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर एचसीएफ आ गया 37, यानी कि प्रत्येक पैकेट में 37 किलोग्राम चावल है। लेकिन यहाँ पर से ये नहीं पूछा जा रहा है, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कुल कितने पैकेट है। तो हमें निकालना होगा कि कितने पैकेट जो है इन तीनों चावल के द्वारा पैक किया गया है। तो अगर एक पैकेट में 37 केजी है तो 703 किलोग्राम से कितना पैकेट बनेगा, तो क्या करेंगे 703 भागा 37 करेंगे। क्या करेंगे 703 भागा 37, तो आपका कितना आ जाएगा 37 1 9 7 63 यानी कि 19 आएगा। 851 को जब 37 से भाग करेंगे तो कितना आएगा आपका, भाग करेंगे तो 37 दूनी 74 2 7 21 यानी कि 23 आएगा। और जब 333 को 37 से भाग करेंगे तो 3 तिया 9 आएगा। तीनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, जो पैकेट पैक किए गए उनकी कुल संख्या निकल जाएगी। तो जोड़ देंगे यहाँ पर 19 और 9 आपका कितना होगा 28, 28 और 23 आपका कितना हो जाएगा 51 होगा, यानी कि 51 होगा। तो यहाँ पर आपका ये जो है यहाँ पर 51 बिल्कुल सही होगा, यानी कि टोटल जो है कितने पैकेट थे, 51 पैकेट थे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करते जरूर चलिएगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 400 मीटर ऊंची एक पहाड़ की चोटी से जमीन पर स्तंभ के ऊपर से नीचे का अवनयन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि स्तंभ की ऊंचाई यानी कि हाइट क्या होगा। तो सबसे पहले हमें क्या बनाना होगा, फिगर बनाना होगा। यहाँ पर जो स्तंभ की ऊंचाई यानी कि यहाँ पर क्या मान लेते हैं, पहाड़ मान लेते हैं।
इधर आपकी क्या है, ये स्तंभ है, इसे छोटा सा स्तंभ मान लेते। तो यहाँ पर बोला गया है कि पहाड़ की चोटी से स्तंभ की चोटी का अवनयन कोण, यहाँ पर दिया गया है कि स्तंभ जमीन पर स्तंभ के ऊपर से ऊपर पर अवनयन कोण कितना डिग्री बनाता है, 30 डिग्री बनाता है। यानी कि ये यहाँ पर कितना डिग्री है, 30 डिग्री, यानी कि 30 डिग्री है। और बोला गया कि इसी चोटी पर इसके आधार से, यानी कि इसके नीचे से अवनयन कोण बनाता है, कितने डिग्री बनाता है, तो 60 डिग्री बनाता है। ये आपका जो है यहाँ पर 60 डिग्री बन गया। और आपसे पूछा क्या जा रहा है, इस स्तंभ की लंबाई पूछी जा रही है, यानी कि इसका वैल्यू पूछा जा रहा है। और दिया क्या गया है, इसकी जो है कुल लंबाई दी गई है। ये क्या दिया गया, कितना दिया गया, 400 मीटर दिया गया। तो इस तरीके का प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि 60 डिग्री के सामने वाला क्या बनता है, √3 का वैल्यू होता है। क्या होता है, √3 का वैल्यू होता है। ये जो आपका क्या होता है, एक वैल्यू यहाँ पर बनता है। जब 60 डिग्री के सामने वाली भुजा √3 बनाती है, यहाँ पर एक यूनिट बनाती है, यानी कि √3 का वैल्यू यहाँ पर कितना है, 400 मीटर है। √3 का वैल्यू कितना है, 400 मीटर है। तो यहाँ पर अगर बोल सकते हैं कि अगर √3 यूनिट का 400 मीटर वैल्यू है, तो एक यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 400/√3 मीटर। कितना हो जाएगा, 400/√3 मीटर। यानी कि यहाँ पर इसका वैल्यू कितना है, 400/√3 मीटर। तो ये अगर 400/√3 मीटर है, तो ये भी आपकी क्या हो जाएगी, 400/√3 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 400/√3 हो जाएगी। हमें क्या करना होगा, अब इसका वैल्यू निकालना होगा, यानी कि यहाँ से यहाँ तक वैल्यू निकालना होगा। अगर हम इसमें से पूरा में से ये वाले का, इतने वाले का अगर लंबाई माइनस कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक जो लंबाई होगी वो स्तंभ की भी लंबाई के बराबर होगी, यानी कि क्या निकल जाएगा, स्तंभ की लंबाई निकल जाएगी। तो ये भी अगर 400/√3 है, तो 30 डिग्री के सामने वाला क्या बनता है, 30 डिग्री के सामने वाला 1 बनता है। और यहाँ पर जो आपका क्या बन जाएगा, √3 बन जाएगा। यानी कि क्या बन जाएगा, √3 बन जाएगा। यानी कि यहाँ पर से √3 का वैल्यू क्या है, 400/√3 है। क्या है, √3 का वैल्यू 400/√3 है यहाँ पर से। तो एक यूनिट का वैल्यू यहाँ पर से कितना हो जाएगा आपका, 400/3 होगा। कितना होगा, 400/3 होगा। यानी कि ये जो है एक यूनिट का वैल्यू यहाँ पर से आपका कितना आ जाएगा, 400/3 आ जाएगा। तो अब हमें यहाँ से ये जो है लंबाई हमें पता चलेगा कि 400/3 है, ये पूरी लंबाई 400 है। तो अगर ये ऊपर वाली की लंबाई इस कुल में से माइनस कर दे तो क्या निकल जाएगा, स्तंभ की लंबाई निकल जाएगी। क्योंकि ये जो यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई होगी वो स्तंभ की लंबाई के बराबर होगी। यानी कि हमें स्तंभ की लंबाई के लिए निकालने के लिए क्या करेंगे, 400 माइनस 400 बट्टा क्या करेंगे, 3 करेंगे। तो आपका कितना आ जाएगा, 4×3 1200 में से 400 गया तो कितना बचेगा, 800/3 बचेगा। यानी कि स्तंभ की लंबाई कितनी आएगी, स्तंभ की लंबाई आपकी 800/3 आएगी। तो यहाँ पर आपका ये ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। तो यहाँ पर इस तरीके का प्रश्न को हल करने के लिए आपको जो है थोड़ा सा ट्रिकी बाइज जो आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि 30 डिग्री के सामने वाली भुजा एक और उसके अपोजिट एंगल वाली जो है साइड का जो है √3 बनाती है। 60 डिग्री के सामने क्या बनाती है, √3, और अपोजिट एंगल वाले साइड का क्या बनाती है, 1 बनाती है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। अगर ये नहीं जानेंगे तो काफ़ी लंबा में बनेगा ये मैथ। अगर ये जानेंगे तो आप इस तरीके से आसानी से हल कर पाएंगे। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि दी गई आकृति में O जो है वृत्त का केंद्र है। यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन में फिगर दिया गया था, ये क्वेश्चन में आपका फिगर दिया गया था, तो मैं यहाँ पर जो है फिगर आपको पहले बना देता हूँ कि क्या आपका फिगर था। ये थोड़ा सा ये सर्कल बन गया, थोड़ा सा आप मैनेज कीजिएगा थोड़ा सा। ये जो आपका सेंटर है, तो इस सेंटर क्या है, O है। वृत्त का केंद्र क्या है, O है। ये आपका क्वेश्चन में आपका यानी कि फिगर दिया गया था। ये मैं खुद से फिगर नहीं बना रहा हूँ, फिगर आपका क्वेश्चन में दिया गया था। तो ध्यान रखिएगा, ये जो आपका यहाँ पर से क्या हो गया, ये आपका P था, ये आपका Q था, ये आपका R था। यहाँ पर क्या करेंगे, इसे मिला देंगे। ये आपका यहाँ पर से मिल गया। यहाँ पर दिया क्या गया कि POQ, POQ कितना है, POQ ये आपका 106 है। कितना है, POQ 106 डिग्री है। और POR जो है कितना डिग्री है, POR आपका 230 डिग्री है। और आपसे पूछा क्या जा रहा है कि OPQ यानी कि OPQ ये एंगल और OQR
और ये एंगल, इन दोनों एंगल का योग यानी कि सम क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इस एंगल को यक्स मान लेते, क्या मान लेते, यक्स मान लेते। और ये तीनों जो है क्या है, त्रिज्या आपस में, ये दोनों जब देखेंगे तो ये दोनों तीनों जो है क्या है, त्रिज्या है। तो ये आपका क्या बन रहा है, ओ पी क्यू पर जब नज़र डालेंगे तो ये आपका क्या है, एक ट्रायंगल है। ट्रायंगल में क्या है, दो साइड इक्वल है, यानी कि अगर ये यक्स एंगल है तो ये भी क्या एंगल होगा, यक्स एंगल होगा। क्या एंगल होगा, ये भी यक्स एंगल होगा। और अगर हम लोग इसे क्या मान लेते हैं, वाई मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, वाई मान लेते हैं, क्या मानेंगे, वाई मानेंगे। तो यही तो ओ पी क्यू को हम लोगों ने क्या माना, यक्स माना, और ओ क्यू आर को क्या माना, वाई माना। यानी कि हमें क्या निकालना, यक्स प्लस वाई का वैल्यू निकालना। यानी कि ई एक्स के जगह यहाँ पर वाला भी यक्स का वैल्यू निकालेंगे तो वही आपका सेम वैल्यू आएगा। यानी कि हमें डायरेक्ट वैल्यू क्या चाहिए, पी क्यू आर का वैल्यू चाहिए। क्या चाहिए, पी क्यू आर का वैल्यू चाहिए। तो पी क्यू आर का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, इस ट्रायंगल को यहाँ पर से इस तरीके से मिला देंगे। इस तरीके से थोड़ा सा आप मैनेज कीजिएगा, यहाँ पर फिगर थोड़ा सा सही नहीं है, फिगर सही है, थोड़ा सा आपका यहाँ पर टेढ़ा हो गया, तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो फिगर आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पर जो है ये सेंटर पर, ये सेंटर पर हमें क्या देखने को मिला, ये सेंटर पर 230 डिग्री का कोण बना रहा है। तो जब सेम आर्क से सेंटर पर, जब आर्क से सेंटर पर कोई कोण बनाता है और उसी सेम आर्क से सरकमफेरेंस यानी कि परिधि पर कोण बनाता है, तो जो सेंटर पर जितना डिग्री का कोण है उसका आधा डिग्री का कोण क्या बनता है। यानी कि अगर सेंटर पे कुल जो है 230 डिग्री का कोण बनाता है तो सरकमफेरेंस पे उसके आधा डिग्री का जो है कोण बनाएगा। तो अगर ये 230 डिग्री है तो ये आपका कितना बन जाएगा, ये आपका हो जाएगा यहाँ पर से 11 दूनी 22 और 5 यानी कि 115 डिग्री का कोण बनाएगी। कितने डिग्री का, 115 डिग्री का कोण बनाएगी। तो ये आप जब देखेंगे, इसे हम लोग क्या मान लेते हैं, इसे आप पी क्यू आर यस मान लेते हैं इसे। तो यहाँ पर जब आप देखेंगे तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि ये जो है क्या बन गया, एक तरह की ऐसे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन गया। जैसे कि पी यस आर और क्यू क्या बन गया, साइक्लिक क्वाड्रिलेटर यानी कि चक्रीय चतुर्भुज बन गया है। तो ये अगर 115 डिग्री है तो ये जो है कितना डिग्री हो जाएगा, आपको पता होना चाहिए कि जब साइक्लिक क्वाड्रिलेटर यानी कि जब एक चक्रीय चतुर्भुज होता है तो उसके अपोजिट एंगल का सम, जब आपका चक्रीय चतुर्भुज होता है यानी कि इसे यक्स मान लेते हैं, इसे वाई, तो इसके अपोजिट एंगल का सम जो है कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। यानी कि ये अगर 105 डिग्री है तो ये जो है यक्स प्लस वाई वाली डिग्री कितनी हो जाएगी, 115 डिग्री है तो ये कितनी हो जाएगी, 180 माइनस 15 यानी कि ये 65 डिग्री होगी। कितनी होगी, 65 डिग्री, क्योंकि वापस आप जोड़ेंगे तो यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पर आपका 180 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि 115 और 65 कितना होता है, 180 होता है। यानी कि आपका यक्स प्लस वाई का वैल्यू कितना आ गया, 65 डिग्री। तो यहाँ पर ये आपका 65 डिग्री बिल्कुल सही होगा। तो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 10 वर्ष पूर्व जो है 5 सदस्यीय परिवार की औसत आयु 25 वर्ष थी। इस बीच जो है 2 बच्चों का जन्म होता है। वर्तमान में इस परिवार में सदस्यों की संख्या 7 है और यदि परिवार की औसत आयु 27 वर्ष है तो ज्ञात है कि बड़ा बच्चा जो है छोटे बच्चे से 4 वर्ष बड़ा है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि बड़े बच्चे की आयु यानी कि एज क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है, किसके, बड़े बच्चे की आयु पूछी जा रही है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, उन जो है 5 सदस्यों के वर्तमान आयु का कुल योग निकालना होगा। तो अगर 10 साल पहले जो है 5 सदस्यों की औसत आयु कितनी थी, 25 थी, तो कुल आयु कितनी हो जाएगी, 25 125 हो जाएगी। 10 साल पहले उन 5 सदस्यों की कुल आयु कितनी हो जाएगी, 125। वर्तमान में उनकी आयु का कुल योग निकालने के लिए क्या करेंगे, औसत तो 10 वर्ष है लेकिन टोटल जो है कितने लोग थे, 5 लोग थे। तो सभी लोगों का क्या हुआ होगा, वर्तमान में जब वो आए होंगे तो सभी का 10-10 साल बढ़ गया होगा। यानी कि कुल मिलाकर 5 लोग हैं तो कुल मिलाकर 50 वर्ष क्या हो गया होगा, योग में बढ़ गया होगा। तो टोटल जो उनके वर्तमान आयु का योग कितना हो गया होगा, 125 + 50 यानी कि 175 हो गया होगा। कितना हो गया होगा, 175 हो गया होगा। फिर बोला गया कि वर्तमान में अब क्या है, 2 बच्चे भी जन्म ले लिए हैं और अब जो है सदस्य की संख्या 7 हो गई है और उनकी औसत आयु 27 है।
तो वर्तमान में जो है उन 7 लोगों के आयु का योग कितना हो जाएगा? आयु का योग निकालने के लिए क्या करेंगे? 27 इंटू 7 करेंगे, क्योंकि एवरेज अब कितना है? 27 है, और आपका जो है संख्या कितनी है सदस्यों की? तो 7 है। तो आपका कितना आ जाएगा यहाँ पर से? तो यहाँ पर से 189 आएगा, यानी कि 189 क्या है? अभी जो है वर्तमान में 2 बच्चे के जोड़कर कुल आयु का योग है। तो हमें क्या निकालना होगा? इन दोनों का आयु। फिर यहाँ पर एक चीज़ बोला गया है कि जो छोटा बच्चा है वो बड़ा से क्या है? 4 वर्ष छोटा है, या फिर बोल सकते हैं जो बड़ा बच्चा हुआ छोटे से 4 वर्ष बड़ा है। यानी कि मान लेते हैं बड़ा वाला x है, छोटा वाला y है। तो ये जो छोटा वाला y है वो जो है a जो है a उम्र है, और जो बड़ा वाला होगा वो क्या होगा? a+4 उम्र होगा। तो इन दोनों का क्या निकालना होगा? अंतर, यानी कि डिफरेंस निकालना होगा। वही क्या होगा? इन दोनों का आयु का योग होगा। तो इन दोनों का अंतर यानी कि डिफरेंस यहाँ पर से कितना हो जाएगा? तो 189 माइनस 175 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा? 9×5 = 14 होगा। और यहाँ पर से जो है इनकी आयु का योग कितना हो जाएगा? a+4 + 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2a+4 हो जाएगा, बराबर आपका कितना हो जाएगा? 14। हल करेंगे तो यहाँ पर से a का वैल्यू निकाल सकते हैं। a का वैल्यू निकाल लेंगे तो बड़े वाले बच्चे का उम्र निकल जाएगा। तो हल करेंगे 2a बराबर आपका कितना आ जाएगा? 4 उधर जाएगा तो 10 बचेगा। a बराबर, ये आपका a है, 9 नहीं है रखिएगा, ये आपका a है, तो 2 बचे आपका कितना हो जाएगा? 10, यानी कि a बराबर आपका कितना आ गया? 5। हमें क्या चाहिए? बड़े वाले बच्चे का उम्र चाहिए। तो बड़े वाले बच्चे का उम्र क्या था? a+4 था। तो अगर a का मान 5 है, उसमें 4 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 9 आएगा, यानी कि बड़े वाले बच्चे का उम्र कितना था? तो 9 साल था। तो यहाँ पर 9 साल बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 600 मीटर लंबी एक ट्रेन विपरीत दिशा में चलती हुई 1000 मीटर लंबी दूसरी ट्रेन को 96 सेकेंड में पार करती है। यदि दोनों ट्रेन की गति समान यानी कि इक्वल है तो प्रत्येक ट्रेन की गति क्या होगी? आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है 2 चीज़ें ध्यान देने लायक है। यहाँ पर पहला दिया गया है कि दोनों ट्रेन जो एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रही है, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है। फिर दूसरा चीज़ बोला गया कि दोनों ट्रेन की गति क्या है? समान है। तो अगर मान ले कि पहली ट्रेन की गति x किलोमीटर प्रति घंटा थी तो दूसरी ट्रेन की भी गति कितनी होगी? x किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर नहीं, मीटर प्रति सेकंड, क्योंकि यहाँ पर जो है समय और अथी दोनों मीटर में दिया गया, तो पहले मीटर पर सेकंड चाल निकालेंगे तब किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज कर लेंगे हम लोग। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि पहली ट्रेन की गति क्या है? x मीटर पर सेकंड है, तो दूसरी ट्रेन की गति x मीटर पर सेकंड होगी। फिर जो है आपको पता होना चाहिए कि समय बराबर फार्मूला क्या होता है। समय बराबर आपका क्या हो जाता है? दूरी बटा चाल होता है, यानी कि टाइम बराबर डिस्टेंस बाई स्पीड होता है। तो ये आप क्या रखिएगा? ये आप ध्यान रखिएगा। तो हमें क्या करना है? जब जो है दोनों विपरीत दिशा में चलेगी तो दोनों ट्रेन की लंबाई जो रहेगी उनका योग क्या होगा? कुल दूरी होगा। तो एक जो है 600 है, दूसरी कितनी है? 1000 है, यानी कि कुल दूरी कितनी हो जाएगी? 1600 मीटर बटा नीचे क्या हो जाएगा? चाल। तो एक की चाल x है तो दूसरी की चाल x, तो कुल जो है चाल अपोजिट डायरेक्शन में, तो चाल क्या हो जाएगा? जुट जाएगा। तो x आपका कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा। और कुल जो है कितना समय लगता है पार करने में एक दूसरे को? 96 सेकेंड का समय लगती है। हल करेंगे तो यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा? हल करेंगे तो x का वैल्यू आएगा। तो हल कर लेते हैं, 16 से 100 बार में चला जाएगा, 16×6 = 96। 2 से काटेंगे तो 50 बार में चला जाएगा, यह आपका 25 बार में, ये आपका 3 बार में चला जाएगा, यानी कि x बराबर आपका वैल्यू कितना आ जाएगा? 25/3 मीटर पर सेकेंड ट्रेन की गति आएगी। लेकिन ये मीटर पर सेकेंड में आपसे पूछा किस में जा रहा है? किलोमीटर प्रति घंटा में पूछा जा रहा है। तो मीटर पर सेकेंड के चाल को किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करने के लिए किससे गुना किया जाता है? 18/5 से गुना किया जाता है। किससे गुना किया जाता है? 18/5 से। तो हल कर लेंगे, यहाँ पर आंसर आ जाएगा आपका। तो यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा? 5×5 = 25 और 3×6 = 18 आएगा, यानी कि x बराबर आपका कितना आ जाएगा? 6×5 = 30 किलोमीटर प्रति घंटा क्या आ गई? ट्रेन की चाल यानी कि गति आ गई। तो यहाँ पर आपका 30 किलोमीटर प्रति घंटा सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि tan a + b बराबर √3 है, cos a - b बराबर √3/2 है, और बोला गया कि a का वैल्यू b से बड़ा है तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर से निकाल सकते हैं सबसे पहले कि a + b का वैल्यू डिग्री में कितना होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि tan में जो है कितने डिग्री का वैल्यू √3 मान आता है। तो आपको पता होना चाहिए कि tan 60 डिग्री का मान, कितने डिग्री का मान? tan 60 डिग्री का मान कितना होता है? √3 होता है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? a + b बराबर 60 डिग्री लिखा जा सकता है।
फिर जो है कॉस ए माइनस बी बराबर √3/2 है, तो ए माइनस बी बराबर आपका कितना वैल्यू आएगा, तो कॉस 30 का मान, ये भी आप ध्यान रखिएगा कि कॉस 30 का मान कितना होता है, √3/2 होता है। तो आप जब भी जो आपको ट्रिग्नोमेट्री बनाना होगा तो इस तरीके के प्रश्न में आपको डिग्री का वैल्यू पता होना चाहिए, तभी हल कर सकते हैं। तो tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2, यानी कि यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। हल करेंगे तो यहाँ पर से a का वैल्यू कितना आ जाएगा, b तो चला जाएगा, 2a बराबर कितना हो जाएगा, 90। तो a बराबर आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पर से 45 डिग्री आएगा। कितना डिग्री आएगा, 45 डिग्री आएगा। तो यहाँ पर से क्या निकाल सकते हैं, बी का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। ए का किसी भी इक्वेशन में, जैसे कि इसे मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन है, तो पहले इक्वेशन में अगर ए का वैल्यू पुट करेंगे तो बी का वैल्यू कितना आ जाएगा, 45 उधर जाएगा, तो 60 में से 45 जाएगा तो कितना बचेगा आपका, 15 डिग्री, यानी कि बी का वैल्यू कितना आ गया, 15 डिग्री। तो दोनों का वैल्यू कितना आएगा, 45 और 15 डिग्री, यानी कि यहाँ पर ये आपका बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पर ये दिया गया कि जब 37 पे पावर 37 प्लस 37 को 38 से जो है विभाजित किया जाता है तो शेषफल यानी कि रिमाइंडर कितना बचता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इस तरीके के प्रश्न में क्या बोला गया, इस तरीके से आपको करना है कि 37 पर पावर जब 37 रहे प्लस 37 रहे और उसे 38 से भाग दिया जाएगा तो रिमाइंडर यानी कि शेषफल कितना बचेगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इस तरीके के प्रश्न को कैसे हल करेंगे, हम लोग 37 को क्या लिख सकते हैं, 38 - 1 लिख सकते हैं। 37 को हम लोग 38 - 1 लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 38 - 1 करेंगे तो कितना आएगा, वापस 37 आ जाएगा, यानी कि 37 को हम लोग 38 - 1 लिख सकते हैं, पावर 37 रहेगा। प्लस फिर बाद वाले 37 को भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, 38 - 1 क्या 38 - 1 लिख सकते हैं, और इसे क्या करेंगे, 38 से भाग करेंगे। तो जब 38 को 38 से भाग करेंगे तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 0 आएगा। जब 38 को 38 से भाग करेंगे, पावर कुछ भी रहे, लेकिन जब 38 को 38 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा। यानी कि ये आपका क्या बचेगा, -1 पर पावर क्या बच जाएगा, 37 बचेगा। यानी कि आपका हल करने पर भी कितना आएगा, -1 ही आएगा। कितना आएगा, -1 ही आएगा। प्लस फिर जो है फिर यहाँ पर 38 को 38 से भाग करेंगे तो यहाँ पर तो रिमाइंडर 0 आएगा, और जब 38 को यहाँ पर तो कोई भी पावर नहीं, यानी कि यहाँ पर से भी क्या बच जाएगा, -1 बटा क्या रहेगा, ये 38 यानी कि 38 रहेगा। तो यहाँ पर आपका जो है जोड़ने पर ऊपर कितना आ जाएगा, -2/38 रहेगा। तो यहाँ पर जब 38 से भाग करेंगे तो -2 तो कभी भी रिमाइंडर आपका निगेटिव में नहीं आता है। निगेटिव रिमाइंडर होता है, लेकिन जब भी आपसे परीक्षाओं में ज़्यादातर पूछा जाता है वो पॉजिटिव रिमाइंडर पूछा जाता है, और यहाँ पर भी आपसे पॉजिटिव रिमाइंडर पूछा जा रहा है, ना कि निगेटिव रिमाइंडर। वैसे तो निगेटिव रिमाइंडर की कोई भी चीज़ नहीं होती है, लेकिन हम लोग सॉल्यूशन आसान बनाने के लिए निगेटिव रिमाइंडर का प्रयोग करते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें निगेटिव रिमाइंडर नहीं चाहिए, पॉजिटिव रिमाइंडर चाहिए। तो निगेटिव रिमाइंडर को पॉजिटिव रिमाइंडर बनाने के लिए क्या करते हैं, -2 आपका रिमाइंडर अभी निगेटिव रिमाइंडर है। पॉजिटिव रिमाइंडर बनाने के लिए जिस संख्या से भाग दे रहे हैं उसको क्या करेंगे, इसमें जोड़ देंगे, तो क्या निकल जाएगा, आपका पॉजिटिव रिमाइंडर निकल जाएगा। तो -2 + 38 यानी कि आपका कितना आ जाएगा, रिमाइंडर यानी कि शेष पर 36 यानी कि 36 आएगा। तो यहाँ पर आपका 36 बिल्कुल सही आंसर होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। ये आपका एक तरीके से थोड़ा सा रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो हम लोग हल करेंगे ये एक तरीके से श्रृंखला यानी कि सीरीज वाले क्वेश्चन है। तो क्या करेंगे, हल करके देखेंगे आपका यहाँ पर कितना आता है। तो यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पर पहला बार में किया गया 15 से जो है पहली संख्या कितनी है, 15, दूसरी संख्या कितनी है, 65। यानी कि इसमें क्या किया गया, 15 × 4 + 5 किया गया है। तो आपका कितना आया, 65 आया। फिर क्या किया गया, 65 में आपका क्या किया गया, 2 गुना किया। पिछले बार में 4 गुना किया, अब 2 गुना किया, -5 कर दिया। तो कितना आया आपका, यहाँ पर से 125 आया। कितना आया, 125 आया। फिर क्या करेंगे, यहाँ पर जो आपका गुना हो रहा है वो क्या होते जा रहा है, आधा होते जा रहा है। पहले में 4 था, उसका आधा 2, तो उसका आधा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी कि अब क्या करेंगे, 125 में 1 से गुना करेंगे, और अबर में क्या किया गया, +5 किया गया। तो ये आपका यहाँ पर से कितना आ जाएगा, 130 आ जाएगा। इसी तरीके का आपका पैटर्न चल रहा है, क्योंकि 15 था, 65 था, 125 था, 130 आया। अगला बार इसी तरीके से 130 है,
जो गुना किया जा रहा है पिछले बार से हमेशा आधे वाले से गुना किया जा रहा है। पहले में 4 था, उसका आधा 2, उसका आधा 1, 1 का आधा कितना होगा, 1 का आधा यानी कि 1/2 होगा। प्लस पहले बार में प्लस था, दूसरे बार में माइनस, तीसरे बार में प्लस है तो चौथे बार में क्या होगा, -5 होगा। हल करेंगे तो यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, 2 से काटेंगे तो 65 बार में चला जाएगा, 65 में से 5 जाएगा तो आपका कितना बचेगा, 60 बचेगा। तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, 60 आएगा। तो ये आपका यहाँ पर ये बिल्कुल सही आंसर होगा। आप चाहे तो यहाँ पर आगे 20 को भी चेक करके देख सकते हैं। तो 60 आधा का भी आधा कितना होगा, 1/4 होगा। पिछला बार में -5 था तो अगला बार में क्या हो जाएगा, +5 हो जाएगा। हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 5 कितना हो जाता है, 20 हो जाता है। यानी कि अगला चेक करने पर भी कितना आया, 20 ही आया। यानी कि यहाँ पर 60 बिल्कुल सही होगा। और पता चल रहा है कि यही पैटर्न आपका क्या कर रहा है, फॉलो भी कर रहा है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पर आपसे बोला जा रहा है कि सबसे छोटी संख्या यानी कि स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है। तो इस तरीके के प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले जो आपका यहाँ पर जो है अंडर रूट यानी कि 6th रूट है, 8 रूट है, उसको जो है हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। जैसे कि 12 का पावर क्या लिख सकते हैं, 1/6 लिखा जा सकता है। फिर उसी तरीके से 5 का पावर 1/8 लिख सकते हैं। फिर आपका 6 का पावर 1/4 लिख सकते हैं। और रूट थ्री का मतलब 3 पर पावर 1/2 लिख सकते हैं। फिर क्या करेंगे, जो आपका यहाँ पर बेस है, जैसे कि इसका बेस 6 है, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 है, उसका क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। क्या करेंगे, एलसीएम यानी कि लघुत्तम लेंगे। तो लघुत्तम आपका कितना हो जाएगा, 6, 8, 4 और 2 का एलसीएम आपका कितना हो जाएगा, 24 यानी कि 24 होगा। कितना होगा, 24 होगा। जो आपका एलसीएम आया सभी को क्या कर देंगे, उसके पावर से गुना कर देंगे। क्या कर देंगे, सभी को उसके पावर से गुना कर देंगे। 24 सभी में गुना होगा। तो यहाँ पर फिर क्या करेंगे, काट के देखेंगे तो 6 चौक 24, 8 तिया 24, 4 छक 24 और 2 12 24। तो अब जो है सबका आपका पावर कितना आ जाएगा, 12 पे पावर 4 आया। ये आपका कितना आ गया, 5 पे पावर 3 आया। फिर आपका यहाँ पर 6 पर पावर 6 आया और यहाँ पर से 3 पे पावर 12 आया। सबसे छोटी संख्या हमें ढूंढना है। तो यहाँ पर जब 12 का क्यूब करें, सॉरी 12 का नहीं, 5 का देखेंगे तो 5 का क्यूब करेंगे तो 5 का क्यूब कितना होता है, 5 पचे 25, 125 होता है। तो ये तो फिलहाल हमें सबसे छोटी संख्या दिख रही है। तो हमें चेक कैसे करेंगे, तो चेक यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर 5 का क्यूब कितना होगा, 125 होगा। 12 का जब स्क्वायर ही करेंगे तो आपका कितना हो जाता है, 144 का स्क्वायर बचेगा। यानी कि 12 पर पावर 4 है तो 12 का सिर्फ स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाता है, 144। यानी कि 144 का स्क्वायर अभी और बचा हुआ है। तो यहाँ पर अभी जो है स्क्वायर पहले से ही बचा हुआ है और ये 125 से बड़ी भी संख्या दिख रही है। यानी कि ये आपका स्मॉलेस्ट नहीं हो सकता। फिर इसे चेक करेंगे तो 6 का जब क्यूब देखेंगे तो 6 चक 36 तक 216 होता है। यानी कि 6 का क्यूब करने के बाद भी 216 आता है और पावर 2 बचा हुआ है। यानी कि ये जो 125 से बड़ी भी है और अभी भी 2 पावर बचा हुआ है। यानी कि ये जो 125 से बड़ी ही रहेगी। यानी कि ये नहीं हो सकता। फिर यहाँ पर चेक करेंगे तो 3 का 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, जैसे कि 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 तिया 243। यानी कि जब 3 पर पावर 5 ही करते तो कितना हो जाता है आपका, 243 हो। 3 तिया 9 तिया 27 यानी कि 243 होगा। इंटू आपका 3 पर पावर कितना बच जाएगा, 7 बच जाएगा। यानी कि ये जो क्या है 125 से बड़ी है और अभी 3 पर पावर 7 इसमें और गुना होना बचा हुआ है। यानी कि ये भी क्या है, इससे बड़ी है। यानी कि सबसे स्मॉलेस्ट क्या है, ये आपका सबसे स्मॉलेस्ट है। तो यहाँ पर आपका ये आपका कौन था, 5 वाला था। यानी कि 8th रूट, 5 का 8 रूट जो है ये था। तो ये आपका यहाँ पर ये बिल्कुल सही आंसर होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया कि ए और बी जो है वार्षिक रूप से संयोजित 15% चक्रवृद्धि ब्याज पर कुल जो है 2787 रुपये उधार देते हैं। 3 वर्षों के अंत में ए को जितनी राशि उधार मिलती है उतनी ही जो है 5 वर्षों के अंत में बी को मिलती है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि ए के द्वारा उधार दी गई धनराशि ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहले जो आपका रेट यानी कि दर दिया गया उसे क्या करेंगे, फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो फ्रैक्शन वैल्यू यहाँ पर से कितना हो जाएगा आपका, 3/20 होगा। कितना होगा, 3/20 होगा। 3/20 होगा। तो यहाँ पर से जो हमें पता चलता है कि जो धनराशि दी गई है वो जो है प्रत्येक साल में क्या होता है, 20 यूनिट की धनराशि कितनी हो जाती है, 3 यूनिट के ब्याज जुटकर 23 यूनिट हो जाती है।
कोई भी धनराशि 20 यूनिट से कितना हो जाती है एक साल में, 23 यूनिट हो जाती है। और यहाँ पर जो है समय में अंतर कितना देखने को मिल रहा है, ए को जितनी धनराशि थी वो 3 वर्षों के लिए जो लगाया था, और ये चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों के लिए, और 5 वर्षों के लिए किसने लगाया था, बी के लिए लगाया था। तो यहाँ पर जो है दोनों का समय यानी कि टाइम का डिफरेंस कितना है, तो 2 साल का अंतर है। दोनों के समय का अंतर कितना है, 2 साल का अंतर है। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, पावर 2 कर देंगे। क्या करेंगे, पावर 2 करेंगे। मैंने एक जो है आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का फुल फ्लेज 2 घंटे का लेक्चर डाला है, उसको अगर आप देखेंगे तो इस तरीके के प्रश्न को आप आसानी से हल कर पाएंगे। तो अगर आपको इस तरीके के प्रश्न हल करना नहीं आता है तो वो जो है कंपाउंड इंटरेस्ट का पूरा वीडियो एक बार जरूर देखिएगा, तब आप इस तरीके के प्रश्न आसानी से हल कर पाएंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले स्क्वायर कर देंगे, सभी का स्क्वायर करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 23 का स्क्वायर 529 और 20 का स्क्वायर कितना होगा, 400 होगा। यानी कि ये जो आपका आएगा ये आपका क्या होगा, ए का अमाउंट होगा, यानी कि क्या होगा, ए का मिश्र धन होगा। और ये जो आपका नीचे वाला होगा वो क्या होगा, आपका बी का मिश्र धन होगा, सॉरी बी का मूलधन होगा, मिश्र धन नहीं मूलधन। ये दोनों जो है आपका मूलधन इसी अनुपात में बांटा गया है, मिश्र धन नहीं मूलधन। तो इसी अनुपात में क्या किया गया, दोनों का राशि को जो है बांटा गया इसी अनुपात में। तो दोनों का राशि का यूनिट में वैल्यू योग यहाँ पर से कितना हो जाएगा, 9, 2, 5, 4, 9 हो जाएगा। रुपये में कितना दिया गया है, इतना यूनिट का वैल्यू 2787 रुपया दिया गया है। तो काटेंगे तो कितना बार में चला जाएगा, 29 तिया 87, 9 तिया 27, यानी कि 3 बार में चला जाएगा। तो 1 यूनिट का वैल्यू यहाँ पर से कितना आ गया, 3 रुपया आ गया। हमें क्या चाहिए, ए को राशि कितनी उधार दी गई थी, तो ए का राशि जो है यूनिट में कितना है, 529 है। तो अगर 1 यूनिट का वैल्यू 3 रुपया है तो 529 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पर से 9 तिया 27, 2, 3 दूनी 6, 2, 8, 5 तिया 15, यानी कि ए को जो है 1587 रुपये उधार में दी गई थी। तो यहाँ पर ये आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि मोनिश जो है एक निश्चित दूरी का 2/3 भाग 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से और शेष भाग जो है 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 1 घंटा 24 मिनट में जो है कुल दूरी को तय करती है। तो आपसे पूछा क्या जा रहा है कि कुल दूरी कितनी है, यानी कि टोटल डिस्टेंस कितना है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले बोला कि 2/3 है, यानी कि अगर यहाँ पर कुल दूरी का 2/3 तय करता है, यानी कि कुल दूरी यहाँ पर से कितना है, इसे यक्स मान लेते हैं, यहाँ पर यक्स मान लेते हैं ताकि आसानी हो। तो यहाँ पर 3 यक्स एक तरीके से आपका क्या है, टोटल डिस्टेंस है। उनमें से 2 यक्स क्या करता है, पहले जो है तय करता है किसके चाल से, 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। तो आपको यहाँ पर इसी वीडियो में मैंने बताया था कि समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल होता है। तो पहली वाली दूरी कितनी है, 2x है। इस 2x की दूरी को कितने की चाल से तय करता है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से। बचा हुआ दूरी कितना है, 2x जा चुका है, 3x टोटल दूरी है। तो बचा हुआ दूरी कितना है, x, उसको जो है कितने की चाल से जाता है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है। जोड़ देंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, कुल समय निकल जाएगा। तो कुल समय यहाँ पर कितना दिया गया, 1 घंटा 24 मिनट दिया गया। तो हम लोग क्या करेंगे, इसे पूरा घंटा में चेंज कर लेंगे। तो घंटा में कैसे चेंज करेंगे, 1 घंटा है 24 मिनट है, मिनट को घंटा में चेंज करने के लिए 60 से भाग कर देंगे। कितना आ जाएगा यहाँ पर, 12 दूनी 24, 12 25 60, कितना हो जाएगा फ्रैक्शन में वैल्यू 5 और 2 7, यानी कि 7/5 होगा। तो यहाँ पर आपका कुल समय कितना हो जाएगा, 7/5 घंटा। हल कर लेंगे तो यहाँ पर एलसीएम आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पर से 20 आएगा एलसीएम आपका। तो 4 5 20, तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10x प्लस 5 चौक 20x होगा बराबर 7/5 होगा। फिर क्या करेंगे, आगे इसी तरीके से जोड़ देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 10 4 14x बटा 20 बराबर आपका 7/5 होगा। 7 दूनी यहाँ पर से 14 चला गया, 5 चौक 20 चला जाएगा, 2 दूनी यहाँ पर से 4 चला जाएगा। तो x बराबर आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पर से 2 किलोमीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2 किलोमीटर। लेकिन हमें कुल दूरी चाहिए, तो कुल दूरी कितना था, कुल दूरी 3x थी। कुल दूरी कितनी थी, 3x थी। तो अगर 1x का वैल्यू 2 किलोमीटर है तो 3x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 किलोमीटर होगा। यानी कि टोटल डिस्टेंस कुल दूरी कितनी थी, तो 6 किलोमीटर। तो यहाँ पर आपका 6 किलोमीटर बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि मित्रों के एक समूह ने पार्टी का आयोजन किया और कुल खर्च के लिए जो है 960 रुपये खर्च करने की योजना बनाई। उनमें से 4 व्यक्ति जो है पार्टी में नहीं आए, अतः जो है शेष व्यक्तियों के खर्चों को ढकने के लिए
प्रति व्यक्ति द्वारा जो है 40 रुपये का भुगतान करना पड़ता है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए पार्टी में शामिल होने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी थी। तो यहाँ पर जो है क्या पूछा जा रहा है कि जो अगर 4 लोग नहीं आए उसके बाद यानी कि जो पार्टी में जितने लोग शामिल हुए हैं उसकी व्यक्ति की संख्या पूछी जा रही है। तो यहाँ पर से जो है टोटल जो है कितना रुपया खर्च किया जा रहा था, टोटल जो है 960 रुपया खर्च किया जा रहा था। और यहाँ पर हम लोग मान लेते कि कुल जो है यानी कि टोटल स्टूडेंट की संख्या कितनी है, यक्स है। हम लोगों ने क्या मान लिया कि कुल जो है विद्यार्थियों की संख्या यक्स है। तो अगर एक विद्यार्थियों का क्या निकालना है, एक विद्यार्थी कितने रुपये उस पार्टी के लिए देता है उसका जो है रुपया निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल रुपये में से टोटल विद्यार्थियों की संख्या को भाग कर देंगे। ये आपका क्या निकल जाएगा, एक विद्यार्थियों का रुपये का खर्च निकल जाएगा, यानी कि जो पार्टी में शामिल होने के लिए उसने दिया था। हमें क्या चाहिए, जो 4 व्यक्ति जो पार्टी में शामिल नहीं हुए उनका जो है रुपये चाहिए, जो कि अगर शामिल होते तो ये 40 रुपया सभी व्यक्ति को अधिक नहीं देनी पड़ती। तो यहाँ पर जो है 4 व्यक्तियों का यानी कि जो 4 व्यक्ति शामिल नहीं हुए उनका जो है रुपये निकालने के लिए क्या करेंगे, क्योंकि एक स्टूडेंट का यहाँ पर से निकला तो 4 स्टूडेंट का कितना हो जाएगा, 960 बटा यक्स इंटू 4 हो जाएगा। फिर जो है अब जो है टोटल स्टूडेंट कितना था, यक्स था। उनमें से अब क्या है, 4 स्टूडेंट नहीं आए। कितने स्टूडेंट नहीं आए, 4 स्टूडेंट नहीं आए। और ये जो है टोटल इन जो है जो बाकी जो स्टूडेंट है उन्हें कितना देना पड़ता है, 40 रुपया देना पड़ता है। तो इधर से आपका क्या निकल जाएगा, उन 4 स्टूडेंट का कुल रुपया निकल जाएगा जो कि उसे देना था। और इधर भी 4 स्टूडेंट का कुल रुपया है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। हल कर लेंगे, यक्स का वैल्यू आएगा, वो आपका क्या होगा, आंसर नहीं होगा। उसमें क्या करना होगा, फिर 4 माइनस करना होगा। तो हम लोग हल कर लेते हैं। यहाँ पर से पहले 0 0 चला गया, 4 4 चला गया। हल करेंगे तो यहाँ पर से आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पर से आपका आ जाएगा यक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 96 बराबर 0 होगा। तो यहाँ पर से आपका कितना आ जाएगा, 12 8 96। यानी कि अगर इसे जो है आप हल करेंगे जो है, तो हल करने पर आपका यक्स का वैल्यू कितना आएगा, एक तो 12 आएगा, एक माइनस 8 आएगा, क्योंकि आपका 12 8 96 होता है। यानी कि सही है, आपका कितना आएगा, यक्स का वैल्यू जो है 12, एक माइनस 8 आएगा। यानी कि -8 तो नहीं होगा, कभी भी स्टूडेंट जो है निगेटिव में वैल्यू नहीं हो सकते। यानी कि यक्स का वैल्यू कितना आएगा, 12 आएगा यहाँ पर। तो यक्स का अगर वैल्यू 12 यानी कि शुरुआत में जो है विद्यार्थी इतना शामिल होने वाले थे, लेकिन उसमें जो है 4 स्टूडेंट क्या हुए, शामिल नहीं हुए। तो बचे हुए जो है कितने स्टूडेंट शामिल हुए, तो 12 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 8। यानी कि 8 स्टूडेंट क्या हुए थे, उस पार्टी में शामिल हुए थे। तो यहाँ पर 8 बिल्कुल सही आंसर होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक पिंजरे में बत्तख और खरगोश है। यदि सिर की कुल संख्या 28 और पैरों की कुल संख्या 72 है, तो पिंजरे में कितने बत्तख और खरगोश है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है बत्तख का भी एक सिर होता है, खरगोश यानी कि बत्तख को हम लोग डक और खरगोश आपका रैबिट, तो 8 से डिनोट कर देते हैं। उनके जो है सिरों की कुल संख्या कितनी है, 28 है। कितनी है, 28 है। फिर जो है बोला गया कि उनके पैरों की संख्या कितनी है, 72 है। तो अगर एक डक का तो सिर तो एक ही होता है, लेकिन उसका पैर कितना होता है, पैर जो है प्रत्येक डक का 2 होता है, और प्रत्येक रैबिट यानी कि खरगोश का जो है कितना होता है, 4 होता है। और जो है कुल पैरों की संख्या कितनी दी गई है, 72 है। मैं जो है सबसे बेहतर तरीका यहाँ पर जो आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो ये जो है सबसे आसान तरीका होता है बनाने का, वरना आपको जो है इक्वेशन बैठाना पड़ेगा जो कि काफ़ी लंबा चला जाएगा। यहाँ पर जो इस तरीके से आप ध्यान से देखिएगा, मैं क्या चीज़ बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पर जो है डक का यानी कि बत्तख का जो है 2 पैर होते हैं और खरगोश का 4 पैर होते हैं। तो अगर हम लोग मान लें कि टोटल के टोटल आपका बत्तख ही है, अगर हम लोग मान लें कि टोटल जो आपका बत्तख ही है, तो टोटल अगर बत्तख मान लें यानी कि 28 जो है टोटल बत्तख यानी कि डक ही है, तो उस हिसाब से जो है पैरों की संख्या कितनी रहनी चाहिए थी। अगर टोटल डक होता तो उस हिसाब से पैरों की संख्या कितनी होनी चाहिए थी। तो टोटल डक 28 है, प्रत्येक डक के पैर 2 होते तो कितनी होनी चाहिए थी, 56 होनी चाहिए थी। यानी कि 28 दूनी 56 होनी चाहिए थी। लेकिन यहाँ पर तो कुल पैरों की संख्या कितनी है, 72 है। तो यहाँ पर से ये हमें पता चल रहा है कि जितनी ये जो है पैरों की जो संख्या में अंतर है वो क्या है, रैबिट है। यानी कि उसके आधा के बराबर क्या है, रैबिट है। तो इसके पैरों का अंतर यहाँ पर कितना हो जाएगा, 72 माइनस 56 करेंगे तो आपका कितना आएगा, यहाँ पर से 12
12 4 16 आएगा। यानी कि ये क्या है, ये जो 16 पैर जो एक्स्ट्रा अभी भी बचा हुआ है ये क्या है, रैबिट के पैर है। क्या है, रैबिट के पैर है। तो रैबिट का पैर यहाँ पर जो है 2 पैर और बचा हुआ है, क्योंकि 2 पैर तो इसमें ले लिया गया था डक में, तो 2 पैर और बचा हुआ। तो अगर 2 से भाग कर देंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, रैबिट यानी कि आपका खरगोश की संख्या निकल जाएगी। तो हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर से 8 आ जाएगा। यानी कि खरगोश की संख्या कितनी है, 8 है। खरगोश की संख्या कितनी है, 8 है। और आपका यहाँ पर से क्या निकाल सकते हैं, फिर आपका डक यानी कि बत्तख की संख्या कितनी हो जाएगी। तो अगर रैबिट 8 है, टोटल कितने थे, 28 थे, तो आपका जो है यहाँ पर से बत्तख कितने हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे। यानी कि बत्तख की संख्या 20 और खरगोश की संख्या कितनी है, 8 है। तो यहाँ पर 20 और 8 बिल्कुल सही आंसर होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि शाम 7 बजे चोरी की सूचना मिली और पुलिस ने जो है रात 9 बजे चोरों के पीछे करना शुरू किया। यदि पुलिस की गति जो है 58 किलोमीटर प्रति घंटा है और चोर की गति 40 किलोमीटर प्रति घंटा है तो पुलिस चोर को पकड़ने में कितना समय लेगी, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है चोर जो है 7 बजे चलना शुरू कर देता है, यानी कि चोरी करके भाग जाता है, और पुलिस जो उसे 9 बजे पकड़ना शुरू करती है। तो यहाँ पर जो हमें निकालना होगा कि चोर जो है 9 बजे तक कितनी दूरी भाग चुका होगा। चोर जो है 9 बजे तक कितनी दूरी भाग चुका होगा, क्योंकि जितनी दूरी वो भागा होगा उतनी दूरी को तो पुलिस को कवर करना होगा। तो अगर वो 7 बजे भागा था 9 बजे तक, यानी कि पुलिस के भागने से पहले उसने कितनी दूरी तय की होगी। तो यहाँ पर जो कितना समय वो तय करता है, 2 घंटा। और प्रति घंटा जो है चोर की चाल कितनी है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अगर 1 घंटा में 40 किलोमीटर भागता है तो 2 घंटा में कितना भागेगा, 40 दूनी 80 किलोमीटर। यानी कि 9 बजे तक चोर जो है पुलिस से कितना आगे है, 80 किलोमीटर आगे है। अब यहाँ पर से जो है जिस दिशा में चोर है उसी दिशा में क्या करेगी, पुलिस भी भागेगी। तो जब कोई जो है एक ही दिशा में भागती है या फिर चलती है तो दोनों का चाल क्या हो जाता है, घट जाता है। दोनों का चाल क्या हो जाता है, घट जाता है। आपका जो है समय बराबर, मैं बता चुका था कि टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बाई स्पीड होता है। टाइम बराबर आपका दूरी बटा चाल होता है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये जो है क्या है, दूरी है जो कि उस चोर को पीछा करने के लिए पुलिस द्वारा कवर करना होगा। तो ये जो है 80 किलोमीटर दूरी है, और जब एक ही दिशा में चलेंगे तो चाल घटेगा। तो अंतर कितना हो जाएगा चाल का, यहाँ पर 18 किलोमीटर होगा अंतर। हल करेंगे तो यहाँ पर क्या निकल जाएगा, समय निकल जाएगा कि जितने समय में पुलिस जो है चोर को पकड़ लेगी वो समय निकल जाएगा यहाँ पर से। तो हल करेंगे कितना बार में चला जाएगा, 40 बार में। ये आपका कितना बार में, 9 बार में। यानी कि समय आपका कितना आ जाएगा, 40/9 आएगा। तो यहाँ पर ये आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। एक संख्या कितनी है, 41/47। दूसरी संख्या कितनी है, 43/49 है। तीसरी संख्या कितनी है, 47/53 है। और चौथी संख्या कितनी है, 51/57 है। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस देखेंगे, क्योंकि डिफरेंस जितना अधिक होते जाएगा फ्रैक्शन में, यानी कि ये जो वैल्यू क्या होते जाएगा उतना छोटा होता चला जाएगा। तो यहाँ पर जब डिफरेंस देखेंगे तो यहाँ पर आपका डिफरेंस 6 है, यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6, यानी कि सभी जगह डिफरेंस 6। तो उस तरीके से तो हम लोग निकाल नहीं सकते। अब क्या करना होगा, अब यहाँ पर जो है आप एक तरीका ये भी लगा सकते कि क्रॉस गुना करते जाए, और जो आपका ऊपर में गुना करने पर छोटा आता जाए उसे काटते चले जाएंगे, लेकिन ये आपका काफ़ी लंबा चला जाएगा। तो हम लोग इसे जो है इस तरीके से, अगर आप बनाना चाहें तो इस तरीके से बना सकते हैं पूरा बेसिक से। लेकिन मैं अगर जिस तरीके से आपको बताऊं कि थोड़ा ट्रिक वाइज या थोड़ा दिमाग लगाकर आप बनाएंगे तो यहाँ पर जब देखेंगे इसे जो है क्या करते हैं, डेसिमल में लाते हैं। क्या करते हैं, डेसिमल में लाते हैं। तो जब इसे भाग देंगे तो आपका यहाँ पर 47 से भाग देंगे तो यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, 41, 0.08 बार में देखते हैं। तो 8 7 56 5, 8 चौक 32, 5 कितना होता है, 37। तो 24 और 10 यहाँ पर कितना बच जाएगा आपका, 34 बचेगा। यानी 8 7 56 5, 8 चौक 32, 5 37, सही है। 24 और 10 कितना बच जाएगा, 34। यानी कि इसका जो है डेसिमल में वैल्यू कितना आएगा, 0.8 आएगा।
यहाँ पर जब आप भाग देके देखेंगे तो यहाँ पर आपका कितना आएगा, यहाँ पर जो है थोड़ा उससे ज़्यादा आएगा, यहाँ पर जो है उससे थोड़ा सा ज़्यादा आएगा, यहाँ पर देखेंगे तो ये जो है सबसे ज़्यादा आना चाहिए। आप चाहते हैं तो डेसिमल में वैल्यू सबका निकाल के देख सकते हैं। आपका जो है इससे ये थोड़ा सा ज़्यादा आएगा, इससे ये थोड़ा सा ज़्यादा आएगा और इससे ये थोड़ा सा ज़्यादा आएगा। तो यहाँ पर जो है इसे भी मैं निकाल कर दिखा देता हूँ। जैसे कि 57 को 51 से भाग करके देखेंगे तो 0.0, यहाँ पर से 57 तो 9 बार में, 9 से 63, 3 6, 9 पचे 45, अच्छी आपका 45 अच्छी 51, यानी कि ये जो है 0.9 से थोड़ा सा छोटा आएगा। कितने से थोड़ा सा छोटा जाएगा, एकदम आपका थोड़ा सा छोटा। तो यहाँ पर जो आप मान सकते हैं कि 0.9 आपका ये आएगा। तो यहाँ पर ये इस तरीके से बोल सकते हैं कि ये जो है सबसे बड़ी संख्या होगी। अगर आप दिमाग लगाकर बनाएंगे तो आप आसानी से बता सकते हैं कि ये सबसे क्या होनी चाहिए, सॉरी सबसे छोटी नहीं सबसे बड़ी होनी चाहिए, बड़ी होगी, छोटी नहीं। सबसे छोटी अगर पूछता तो ये आपका होता, इससे बड़ी ये, दूसरी सबसे बड़ी पूछती तो ये, तीसरी सबसे बड़ी तो ये, और सबसे बड़ा आपका क्या है, सॉरी ये जो है तीसरी सबसे बड़ी है, दूसरी सबसे बड़ी ये होती है, और ये जो है आपकी सबसे बड़ी है। यानी कि आपका यहाँ पर से ये ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। तो अगर आप इसे बेसिक से बनाना चाहते हैं तो इस तरीके से बना सकते हैं, क्रॉस गुना करके देखते जाएंगे। यानी कि 49 को 41 से गुना करेंगे, 47 को 43 से गुना करेंगे, जो आपका छोटा दिखेगा उसे काट देंगे। फिर क्या करेंगे, फिर उसी तरीके से क्रॉस गुना करके देखेंगे, ऊपर में जो भी आपका जो छोटा चला आएगा उसे काटते चले जाएंगे, फिर आपका आंसर आ जाएगा बाद में। आपका आंसर बाद में भी यही आएगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया कि दो इनलेट पाइप जो है एक जलाशय से इस प्रकार जुड़ी है कि दोनों मिलकर इसे 12 घंटे में भर सकती है। यदि धीमी पाइप तेज पाइप से अकेले जलाशय भरने में 10 घंटा अधिक समय लेती है तो तेज पाइप द्वारा जलाशय को भरने में कितना समय लेगी, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है क्या बोला गया कि मान लेते दोनों जो है इनलेट पाइप है, यानी कि ये एक पाइप है, एक दूसरा पाइप भी है, दोनों मिलकर जो है कितना समय लेती है, 12 घंटा लेती है। और एक पाइप जो है दूसरे पाइप से 10 घंटा तेजी, यानी कि 10 घंटा अधिक लेती है। यानी कि अगर मान ले बी जो है x घंटा लेती है तो ये जो है कितना लेती है, x + 12 घंटा लेती है। कितना लेती है, x + 12 घंटा, सॉरी x + 10 घंटा, 10 घंटा अधिक लेती है, 12 नहीं 10 पर बोला गया 10 घंटा अधिक लेती है। यानी कि ए जो है बी से कितना 10 घंटा अधिक लेती है। तो अगर आप इसे जो है डायरेक्ट बनाना जानते होंगे तो आपको पता होगा कि 30 दिन और 20 दिन का जब मिलकर काम करते हैं तो कितना काम बनता है, 12 दिन में काम को किया जा सकता है। इस तरीके का आप जो है टाइम एंड वर्क में काफ़ी टीचरों के द्वारा याद कराया जाता है और आपको याद भी होना चाहिए, क्योंकि ये इस तरीके का प्रश्न में आपको इस तरीके का ट्रिपलेट फॉर्म याद होना चाहिए, वरना आपका ये जो है आपका काफ़ी बड़ा इक्वेशन चला जाता है। तो अगर आप ये याद नहीं रखेंगे तो आपसे काफ़ी समय लगेगा बनने में। तो यहाँ पर से हम बोल सकते हैं कि अगर ये 30 दिन है, क्योंकि ये जो है 20 दिन है, यानी कि x का वैल्यू यहाँ पर से 20 दिन है, तो ये पक्का आपका 30 दिन है। और 30 और 20 जो है दोनों मिलकर कितना दिन में कर सकते हैं, 12 दिन में। यानी कि क्या पूछा गया, तो तेज वाला जो है कितना समय लेगा, 20 दिन। तो इस तरीके से आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। नहीं इस तरीके से आप हल करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से हल कर सकते हैं, जैसे कि 1/a जो अगर कुल काम x/10 दिन में करता है तो एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 1/, यानी कि 1/x + 10। b के एक दिन का काम 1/x हो जाएगा। दोनों को जोड़ देंगे तो क्या निकल जाएगा, दोनों का कुल मिलाकर एक दिन का काम हो जाएगा। तो ए और बी का एक दिन का काम यहाँ पर से कितना हो जाएगा, 1/12 होगा। यहाँ पर से हमें क्या निकालना होगा, x का वैल्यू निकालना होगा। तो ये इस तरीके से आप काफ़ी लंबा बनाना आपको पड़ेगा। यहाँ पर से भी हल करेंगे तो x बराबर आपका यहाँ पर से भी क्या आएगा, x बराबर 20 ही आएगा। आप चाहे तो कॉपी पेन निकाल कर हल कर सकते हैं। बेसिक से बनाना चाहते हैं तो इस तरीके से आपको हल करना पड़ेगा, नहीं तो आप इस तरीके का ट्रिपलेट फॉर्म आपको टाइम एंड वर्क में याद करना होगा। और मैं इसे संडे को जो है टाइम एंड वर्क का जो है क्लास भी लाने वाला हूं, तो आप जो है उस वीडियो को भी जाकर देख सकते हैं। मैं ये सारे डाउट को जो है उस वीडियो में ज़रूर क्लियर करूंगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, 20 घंटा सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि सोने की कीमत सीधे उसके भार के घन के रूप में बदलती है। एक सोने के टुकड़े का भार 20 डेसीग्राम है जिसकी कीमत 1000 रुपये है। यदि इसे दो टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है जिसका भार 2:3 यानी कि 2:3 के अनुपात में है तो लाभ या हानि प्रतिशत यानी कि प्रॉफिट परसेंट क्या होगा।
सॉरी परसेंट में नहीं, रुपये में वैल्यू पूछा जा रहा है, यानी कि लाभ या हानि रुपये में क्या होगा। तो यहाँ पर जो वैल्यू दिया गया है वो क्या है, यूनिट में वैल्यू, यानी कि रेशियो के हिसाब से वैल्यू है। तो इसे हम लोग क्या कर लेते, 2x मान लेते, इसे 3x मान लेते, ताकि कन्फ्यूजन ना हो आगे हल करने में। तो यहाँ पर जो है अगर इन दोनों को साथ में जोड़ कर बेचा जाता तो कितने में बेचते, तो अगर इन दोनों का योग कितना होगा, इन दोनों का योग यूनिट में कितना होगा, यूनिट में योग हो जाएगा 3 2 5x, कितना हो जाएगा 5x। और उसका जो भार के रूप में, यानी कि जो पैसा मिलता है उसके भार के घन के रूप में बदलती है रुपया, तो इसका घन यानी कि क्यूब कितना हो जाएगा, तो 5 5 25 25 125 x क्यूब होगा। तो ये अगर टूटता नहीं है तब इतने रुपये यानी कि इतने के बराबर है। इतना जो है, इतना का वैल्यू जो है, कितना रुपया दिया गया, 1000 रुपया दिया गया है। कितना दिया गया, 1000 रुपया दिया गया। तो यहाँ पर से क्या निकाल सकते हैं, यक्स का वैल्यू निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, यक्स का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आपका यहाँ पर से कितना आ जाएगा, काटेंगे तो 125 80 चला जाएगा, यानी कि यक्स बराबर आपका कितना आ जाएगा, 2 रुपीज। कितना आ जाएगा, 2 रुपया। फिर जो अगर ये तो आपका आ गया, यहाँ पर से यक्स का वैल्यू सिर्फ निकाले, लेकिन यहाँ पर इसे क्या किया गया, तोड़ दिया गया। अब क्या किया गया, तोड़ दिया गया। तो दोनों का अब अलग अलग वैल्यू जो है बनेगा। इसका 2x यानी कि 2x का क्यूब कितना हो जाएगा, 8x क्यूब। और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 3x का 3 3 9 3 27x क्यूब। और इन दोनों का योग में वैल्यू कितना हो जाएगा, योग में वैल्यू हो जाएगा आपका 27 और 8 कितना हो जाएगा, 35x क्यूब होगा। कितना हो जाएगा, 8 7 15 यानी कि 35x क्यूब होगा। तो पूछा जा रहा है कि कितने का क्या हुआ, यहाँ पर तो हमें साफ दिख रहा है कि हानि होगा, क्योंकि इतना का सामान इतना हो गया टूटने के बाद, यानी कि साफ है कि ये क्या होगा, हानि यानी कि लॉस होगा। यानी कि पहले जो 125x क्यू था अब कितना हो गया, 35x क्यू हो गया। तो घाटा कितने देखने को मिल रहा है, 125 की जगह 35 हो गया, यानी कि कमी कितना हो जा रहा है, 90x क्यू का कमी हो जा रहा है, यानी कि लॉस हो रहा है। तो यक्स का हमें क्या निकालना होगा, अगर लॉस यानी कि हानि निकालनी है तो हमें क्या निकालना होगा, 90x क्यू का वैल्यू निकालना होगा। तो अगर यक्स का वैल्यू 2 है तो यहाँ पर यक्स का वैल्यू 2 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा। यानी कि क्या करेंगे, 90 गुना 8 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पर से 9 8 72 यानी कि 720 आएगा। तो यहाँ पर से हमें पता चलता है कि हानि कितने का हो रहा है, 720 रुपये का हानि हो रहा है। तो यहाँ पर ये आपका बिल्कुल सही आंसर होगा कि 720 रुपये का क्या हो रहा है, हानि यानी कि लॉस हो रहा है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 27वीं पावर 2n-1 है और 243वीं पावर q के बराबर है, तो n का वैल्यू क्या होगा। तो 27 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 पर पावर 3 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 3 पर पावर 3। तो पावर 3 क्या हो जाएगा, अंदर में ये ब्रैकेट के अंदर वाले में गुना हो जाएंगे। तो 3 अंदर गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6n -3 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा। फिर उसी तरीके से हम लोग 243 को क्या लिख सकते हैं, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 तिया 243, यानी कि 3 पर पावर 5 का होल क्यू इस तरीके से लिखा जा सकता है। यानी कि इसे जो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसे हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं कि 3 पर पावर कितना है, 5 तिया 15 यानी कि 15 है। तो यहाँ पर से बेस आपको क्या दिख रहा है, सेम दिख रहा है। 3 3 का वैल्यू बेस क्या है, सेम है। यानी कि ये जो है क्या हो जाएंगे, ये जो पावर है वो क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। यानी कि 6n - 3 बराबर कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो 6n बराबर आपका कितना हो जाएगा, 3 उधर जट जाएगा तो आपका जुड़ जाएगा, यानी कि 6n बराबर 18। तो n बराबर आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पर से 3 यानी कि 3 आएगा किसका, n का वैल्यू। तो यहाँ पर 3 बिल्कुल सही आंसर होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि चीनी की कीमत में जो है 25% की कमी यानी कि गिरावट देखने को मिलती है, लेकिन उस कमी के बावजूद चीनी पर आयुष द्वारा किए जाने वाले खर्च यानी कि एक्सपेंडिचर में क्या होती है, 20% की वृद्धि हो जाती है। तो उसकी चीनी की मासिक खपत यानी कि कंजप्शन में जो है, कंजप्शन में जो है उसके कितने प्रतिशत का परिवर्तन आया, यानी कि कमी हुआ या फिर वृद्धि हुआ, ये हमें बताना है कि क्या हुआ। तो यहाँ पर जो है पहले उसके प्राइस में, चीनी के प्राइस में कितने प्रतिशत की कमी आई, 25% की कमी आई। तो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा, 4 यूनिट होगा। यानी कि अगर कोई चीनी की कीमत 4 यूनिट था तो घटकर कितना हो गया, उसमें 1 यूनिट की कमी होकर कितनी हो गई, 3 यूनिट हो गई। तो यहाँ पर मान सकते हैं, यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं कि चीनी की कीमत पहले कितनी थी, 4 रुपये थी, हम लोगों ने माना है,
सिर्फ यहाँ पर एंजम्पशन लगा रहे हैं, अनुमान लगा रहे। तो यहाँ पर जो है प्राइस हम लोगों ने क्या मान लिया कि पहले अगर 4 रुपया था तो अब कितना हो गया, 3 रुपये हो गए। फिर यहाँ पर बोला गया है उसके बावजूद उसके जो है खर्च यानी कि एक्सपेंडिचर में क्या हो जाता है, 20% की वृद्धि हो जाती है। तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाता है, 1/5, यानी कि 5 रुपये की जगह अब जो है कितना रुपये खर्च होता है, 6 रुपये खर्च होता है। यानी कि उसके जो है कंजप्शन में जो है कितने की वृद्धि आ गई, 5 के जगह अब 6 रुपया खर्च होता है। तो इसे आसान बनाने के लिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, शून्य बैठा देते, एक एक शून्य खुद से, ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए। जब भी कैलकुलेशन आसान करना होता है तो हम लोग या तो शून्य से यानी कि 10 से गुना कर देते हैं होल में, या फिर हम लोग रेशियो में उसे बना देते ताकि कैलकुलेशन आसान हो। तो कैलकुलेशन आसान बनाने के लिए इस तरीके से किया जाता है। तो ये आपका क्या है, प्राइस है, यानी कि 1 किलो चीनी का दाम 4 रुपये प्रति किलो है, और कुल मिलाकर जो है इतना रुपया क्या होता है, सॉरी ये आपका कंजप्शन नहीं एक्सपेंडिचर है, सॉरी ये आपका कंजप्शन नहीं एक्सपेंडिचर है, क्योंकि आपका जो है खर्च में 20% की वृद्धि हुई है, ना कि उसके खपत में, क्योंकि खपत का तो हमें निकालना है कि कितने प्रतिशत की उसमें वृद्धि हुई या फिर कमी हुई। तो ये जो आपका कंजप्शन नहीं है, एक्सपेंडिचर यानी कि कुल खर्च है। यानी कि अगर 4 रुपये प्रति किलो चीनी मिलता है तो उसको खरीदने के लिए 50 रुपया खर्च किया जाता है। तो यहाँ पर से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, कंजप्शन का अनुपात में वैल्यू निकाल सकते हैं, या फिर कंजप्शन का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अगर 50 रुपये टोटल रुपये खर्च किया जाता है और प्रत्येक जो है चीनी का दाम कितना है प्रत्येक केजी का, 4 रुपये, तो अगर हमें क्या निकालना है यहाँ पर से कि कुल जो है कितना केजी जो है कंजम्पशन शुरुआत में किया जाता था और बाद में किया जाता था। तो पहले जो है 50 रुपये खर्च करता था 4 रुपये किलो के हिसाब से, तो कितना रुपये यानी कि कितना केजी आपका आ जाता था, यहाँ पर से 2, यहाँ पर से 25, यानी कि पहले बार में यानी कि शुरुआत में वो कितना केजी खरीदता था चीनी, तो 12.5 केजी खरीदता था। दूसरे बार में क्या हुआ, 60 रुपये खर्च कर रहा है और प्रत्येक चीनी का कीमत कितना था, 3 रुपये प्रति केजी था। तो अब कंजम्पशन आपका कितना हो जाएगा, 60 रुपये खर्च करता है, 3 रुपये प्रति केजी चीनी की कीमत है, काटेंगे तो कितना बार में चला जाएगा, 20 बार में। यानी कि अब जो है 12.5 केजी की जगह कितना केजी खरीदता है, 20 केजी खरीदता है। तो यहाँ पर कितने की वृद्धि हो रही है, तो यही तो आपका कंजम्पशन में वृद्धि आपसे पूछा जा रहा है, वृद्धि या फिर कमी। तो यहाँ पर तो हमें वृद्धि देखने को मिल रही है, तो कितना की वृद्धि हो रही है, 7.5 केजी की वृद्धि हो रही है। वृद्धि पहले के हिसाब से वृद्धि हो रही है तो 12.5% में वैल्यू चाहिए, तो क्या करेंगे, 100 से गुना करेंगे, हल करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। पॉइंट हटा देंगे, 75, 25 दिया 75, 25 25 125, 5 से काटेंगे तो 20 बार में चला जाएगा, और 20 दिया आपका क्या हो जाएगा, 60% की क्या हो जाएगी, वृद्धि होगी उसके कंजम्पशन में, यानी कि प्लस 60% आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। तो ये तो आपका हो गया थोड़ा बेसिक तरीके से बनाने का तरीका। लेकिन अगर आप इसे डायरेक्ट बनाना चाहते हैं तो देखिए करना कुछ नहीं है, यहाँ पर क्या करेंगे, 25% की कमी हो जाती है, यानी कि वह जो है सामान कितना हो जाता है, 75% हो जाता है, और उसके क्या किया जाता है, खर्च में 20% की वृद्धि की जाती है, यानी कि कितना किया जाता है, 120% कर दिया जाता है। ये तरीका बेहतर नहीं है बनाने का, लेकिन इस तरीके से भी बनाया जा सकता है। बेस्ट तरीका आपका यही है आपका, जो अगर आप बेसिक से और सही तरीका से बनाना चाहते हैं तो ये तरीका सही है। ये आपका सिर्फ जो है इस तरीके से कभी कभी आंसर आता है, कभी नहीं भी आता है, तो इस तरीके से हल कर सकते हैं अगर आपको इस तरीके से समझ में नहीं आता है तो। ये जो है 25% की जगह 75% है, ये 100% को 120%। तो यहाँ पर जो इसके वृद्धि कितना देखने को मिल रहा है, यहाँ पर वृद्धि हमें कितना देखने को मिल रहा है, 25 और 20 45 का, कितने में, 75 में। परसेंट में वैल्यू चाहिए तो क्या करेंगे, 100 से गुना करेंगे, हल करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो हल कर लेते तो 25 या 75, 25 चौक 100, 3 से काटेंगे तो कितना बार में चला जाएगा, 15, यानी कि 15 चौक 60 का क्या हो रहा है, 60% की वृद्धि हो रही है। तो दोनों स्थितियों में आपका आंसर सेम आएगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 16 लोग 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 150 मीटर लंबी, 20 मीटर चौड़ी और 12 मीटर ऊंची दीवार को 25 दिनों में बना सकते हैं। तो एक आपका MDH फार्मूला होता है जो कि आपको ध्यान रखना होता है इस तरीके का मैथ को हल करने के लिए। तो मैं फार्मूला बता देता हूँ, पहले हम लोग क्वेश्चन देख लेंगे। तो क्वेश्चन फिर आगे बोला गया क्वेश्चन में कि 12 लोग जो है 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 800 मीटर लंबी, 15 मीटर चौड़ी और 6 मीटर ऊंची दीवार कितने दिनों में बना लेंगे, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो MDH फार्मूला क्या होता है, मैन इंटू डेज इंटू आवर बटा क्या हो जाता है, वर्क हो जाता है, बराबर हो जाता है दूसरे आदमियों की संख्या, दूसरे दिनों की संख्या, दूसरे
घंटों की संख्या दूसरे कामों की। तो हल करेंगे आपका आंसर आ जाएंगे, यानी कि वैल्यू पुट करना आंसर आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। तो टोटल जो है आदमियों की संख्या कितनी है 16। कितने घंटे प्रतिदिन काम करते हैं 6 घंटे। कितने दिनों तक काम करते हैं तो 25 दिनों तक काम करते हैं। और ये जो है आपका क्या है टोटल जो है ये आपका 150 मीटर लंबा 20 मीटर चौड़ा और इतना मीटर ऊंची जो है ये क्या है काम है, यानी कि टोटल जो है क्या कर देंगे गुना कर देंगे तो आपका क्या निकल जाएगा टोटल वर्क निकल जाएगा यहाँ पर से, क्योंकि टोटल वॉल्यूम इक्वल टू टोटल कार्य। तो बराबर आपका हो जाएगा दूसरे वाले काम में कितने आदमियों की संख्या है 12। 8 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं और हमें निकालना है कि कितने दिनों तक काम करेंगे। तो मान लेते हैं डी दिनों तक काम करेंगे और कितना काम करना है 800 मीटर लंबा 15 मीटर चौड़ा और 6 मीटर ऊंचा बनाना। हल करेंगे आपका डी का मान निकल जाएगा। तो हल कर लेते हैं यहाँ पर से हम लोग। तो 25 छक कितना होता है 150, तो 150 चला गया। फिर यहाँ पर से काटेंगे तो आपका 6 दूनी 12 चला जाएगा, 1 शून्य 1 शून्य चला जाएगा और आपका 2 दूनी 4 चक कितना हो जाता है 16 हो जाता है। 4 तिया यहाँ पर से 12 चला जाएगा। 8 से काटेंगे तो यहाँ पर कितना चला जाएगा 10 बार में चला जाएगा। यहाँ पर से 3 पचे कितना चला जाएगा 15 चला जाएगा। तो अब आपका कुछ भी नहीं बचा, यहाँ पर आपका 10 बचा और यहाँ पर आपका सिर्फ 5 बचा, यानी कि डी बराबर आपका कितना आ जाएगा 10 पचे 50 यानी कि 50 डेज आएगा। यानी कि उस दूसरे काम को कुल व्यक्ति मिलकर 50 दिनों में कर लेंगे। तो यहाँ पर आपका ये 50 दिन बिल्कुल सही आंसर होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। यहाँ पर ये जो आपका दिया गया है ए बाई ए प्लस बी माइनस सी, उसी तरीके से बी बाई बी प्लस सी माइनस ए, सी बाई सी प्लस सी माइनस बी बराबर क्यू है। तो आपसे पूछा जा रहा है क्यू का मान क्या होगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे पहले जो है इन दोनों को छोड़ेंगे, इतना बराबर क्यू लिख सकते हैं। तो इसे जो है इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, जैसे कि ए बराबर हम लोग लिख सकते हैं क्यू इंटू ए प्लस बी माइनस सी, इस तरीके से लिखा जा सकता है। फिर उसी तरीके से b बराबर हम लोग लिख सकते हैं q इंटू जो है b प्लस सी माइनस ए लिख सकते हैं। उसी तरीके से c बराबर q इंटू सी प्लस ए माइनस बी लिख सकते हैं। हल करेंगे यहाँ पर से सभी को क्या कर देंगे जोड़ देंगे तो आपका कितना हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। q जो है इधर से भी क्या आ जाएगा सभी में कॉमन आ जाएगा और अंदर में आपका क्या हो जाएगा माइनस सी प्लस सी कट जाएगा, माइनस ए प्लस ए कट जाएगा, माइनस बी प्लस बी कट जाएगा। तो आपका बचा क्या b बचा a बचा c बचा, यानी कि 1 a 1 b 1 c बचेगा। a प्लस बी प्लस सी a प्लस बी प्लस सी कट जाएगा। तो q बराबर आपका क्या आ जाएगा 1 आएगा। q बराबर आपका क्या आएगा 1 आएगा, यानी कि यहाँ पर 1 बिल्कुल सही आंसर होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। यहाँ पर a बराबर वैल्यू दिया गया, b बराबर वैल्यू दिया गया। तो आपसे पूछा जा रहा है कि a प्लस बी का वैल्यू क्या होगा। तो हमें क्या करना है यहाँ पर 1 बाई जो है 7 माइनस 4 रूट 3 है। यहाँ पर इसे क्या करना है इस तरीके से 7 प्लस 4 रूट 3 इस तरीके से करना है। हल करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। नीचे आपका क्या बन जाएगा a माइनस बी है a प्लस बी है, यानी कि a माइनस बी और a प्लस बी का वैल्यू क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो a स्क्वायर कितना हो जाएगा 7 7 49 माइनस बी स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 चौक 16 3 48 और ऊपर क्या करेंगे एलसीएम लेंगे तो आपका कितना आएगा 7 प्लस 4 रूट 3 प्लस 7 माइनस 4 रूट 3 आएगा। हल करेंगे माइनस प्लस कट जाएगा, साथ साथ आपका ऊपर कितना आ जाएगा 14, नीचे आपका 49 में से 48 गया तो कितना बचा 1 बचा, यानी कि हल करने पर कितना आएगा 14 आएगा। तो यानी कि यहाँ पर 14 बिल्कुल सही आंसर होगा। तो ये तो आपका एक तरीका हो गया। एक तरीका आपका हो जाता है रैशनलाइज तरीके से, यानी कि रैशनलाइज तरीके से बनाने का होता है। तो रैशनलाइज से यहाँ पर जो है ए का वैल्यू निकाल सकते हैं, जैसे कि 1 बाई 7 माइनस 4 रूट 3 है। तो इसे रैशनलाइज करेंगे तो क्या आपका आ जाएगा 7 प्लस 4 रूट 3 आ जाएगा। जब इसे रैशनलाइज करेंगे तो क्या आ जाएगा 7 प्लस 4 रूट 3। उसी तरीके से b का वैल्यू अगर 1 बाई 7 माइनस 4 रूट 3 है तो b का वैल्यू कितना हो जाएगा 7 माइनस 4 रूट 3 हो जाएगा। a प्लस b का वैल्यू पूछ रहा है तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा प्लस माइनस कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 7 7 14 आ जाएगा। तो ये तरीका बेहतर है। रैशनलाइज से बनाएंगे तो आप जल्दी बना सकते हैं, इस तरीके से बनाएंगे तो थोड़ा आपका समय लगेगा। तो दोनों स्थितियों में क्या आएगा आपका आंसर 14 ही आएगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 27। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि रोहित ने रसीम को साधारण ब्याज पर 2 वर्षों के लिए 15% की दर से 18,000 रुपये जो है उधार लिया। रोहित ने यह राशि रौनक को समान दर पर
समान समय के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दे दिया। तो इस लेन देन में रोहित का अर्जित लाभ क्या है? यानी कि एक तरीके से अगर आप ध्यान से क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ पर क्वेश्चन में देखने को मिल रहा है कि साधारण ब्याज, 2 साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर एक तरीके से पूछा जा रहा है। तो 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का निकालने का तरीका मैंने रेशियो से एक आपको बताया था। जब आप यहाँ पर जो है कंपाउंड इंटरेस्ट का वीडियो जो मैंने बनाया वो आप जाकर देखेंगे, उस वीडियो में मैंने बताया था कि जब आपको रेशियो से आपको चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर निकालना हो तो 2 साल का, यानी कि 2 साल का रेशियो क्या बनता है, 2:1 बनता है। और ये जो 2 रेशियो रहता है, ये जो आपका 2 वाला भाग है वो क्या होता है असल में ESI यानी कि सिंपल इंटरेस्ट होता है। और ये जो दूसरा वाला भाग होता है वो क्या होता है, 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर के बराबर होता है। तो हल कैसे करेंगे? सबसे पहले जो है 18,000 का क्या करेंगे, 15% निकालेंगे। तो 18,000 का 15% कितना होता है, तो 150 यानी कि 2400 होता है। कितना होता है, 2400 होता है। यहाँ पर 15, 15 छक 90, 9 5 14 यानी कि 24, ठीक है, 2400 रुपया होता है। फिर हमें क्या निकालना होगा, 2400 का भी 15% निकालना होगा। तो 2400 का 15% कितना होता है, 2400 का 15% आपका हो जाता है 15 चौक 60, 15 दूनी 30, यानी कि आपका यहाँ पर शायद हम लोगों ने कुछ गलत किया। यहाँ पर मैं गुना करके पहले देख लेता हूँ। 180 इंटू क्या करेंगे हम लोग, 15 से गुना करेंगे। तो 15 × 120, 15, 5 2 7, यानी कि आपका कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर 2700 रुपया होगा। 2400 नहीं 2700 रुपया होगा। कितना होगा, 2700 रुपया। तो हमें क्या निकालना है, 2700 का भी 15% निकालना है। तो 2700 का 15% कितना हो जाएगा आपका, 150 और 105, यहाँ पर से 15 दूनी 30, यानी कि 300 और 105 कितना हो जाएगा, 405 रुपये क्या हो जाएगा, 2700 का 15% होगा। और इसे अगर ये आपका क्या, इस लाइन को मैंने क्या बोला था, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर होता है। तो 405 गुना 1 करेंगे तो आपका कितना ही आएगा, 405 रुपये ही आएगा। यानी कि ये आपका क्या है, रोहित का इतना लाभ मिलता है। तो यहाँ पर आपका 405 रुपये बिल्कुल सही आंसर होगा। अगर आप इसे, ये तो आपका हो गया रेशियो से बनाने का तरीका। किससे, रेशियो से बनाने का तरीका। अगर आप इसे फार्मूला से बनाना चाहते हैं तो फार्मूला भी मैं आपको बता देता हूँ, आप कॉपी पेन लेकर उसे बना सकते हैं। फार्मूला क्या होता है, फार्मूला आपका हो जाता है P/R² बटा 10,000 बराबर कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट होता है। तो P से आपका क्या होता है, प्रिंसिपल यानी कि मूलधन, R से रेट यानी कि दर, CI से कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज, और SI से सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज होता है। तो इस फार्मूला पे भी वैल्यू पुट करके आप आसानी से बना सकते हैं। तो कॉपी पेन निकाल कर आप देख सकते हैं, आपका इतना ही आंसर आएगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 28। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि जब सूर्य की ऊंचाई 30 डिग्री से 60 डिग्री बदलती है तो मीनार की छाया की लंबाई 70 मीटर जो है क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि मीनार की ऊंचाई कितनी। तो मीनार मान लेते हैं, ये जो है मीनार की ऊंचाई है। यहाँ पर आपका क्या है, सूर्य है, सूर्य देवता है। यहाँ पर आपका क्या है, सूर्य देवता है। तो यहाँ पर जो है इसकी जो है परछाई इधर बनेगी। तो यहाँ पर जब इसकी जो है 30 डिग्री पर, यहाँ पर पहले जो है 30 डिग्री पर जो है परछाई बनती है। जब 30 डिग्री से 60 डिग्री में बदल जाती है, जब ये जो है क्या होता है, जब बदलती है यानी कि लंबाई जो है जब घट जाती है कितनी, 70 मीटर हो जाती है, तो यहाँ पर क्या बन जाता है, 60 डिग्री बन जाता है। तो आपसे पूछा क्या जा रहा है कि इस जो है मीनार की ऊंचाई यानी कि इसकी ऊंचाई क्या होगी, आपसे पूछा जा रहा है, यानी कि H बराबर भाट होगा। तो यहाँ पर जो है 60 डिग्री के सामने वाली भुजा की लंबाई मैंने क्या बताया था, √3 होता है। और ये आपका क्या बन जाता है, 1 बन जाता है। ये आपका क्या बन जाता है, 1 बन जाता है, रूट यानी कि 60 डिग्री के हिसाब से। जब 30 डिग्री के हिसाब से करेंगे तो ये आपका क्या बन जाता है, ये आपका 1 बन जाता है। और ये जो आपका टोटल क्या बन जाएगा, यहाँ पर √3 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, √3 बन जाएगा। यानी कि ये जो है, ये जो आपका टोटल कितना बन जाएगा, √3 बन जाएगा। तो ये √3 बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर जब आप करेंगे तो 1 यूनिट का वैल्यू यहाँ पर क्या है, 1 के बराबर क्या है, √3 है। 1 के बराबर क्या है, √3 है। तो √3 का यहाँ पर से वैल्यू कितना हो जाएगा, अगर 1 बराबर √3 है, इसके जो 30 डिग्री के हिसाब से हम लोगों ने माना, तो 1 बराबर यहाँ पर √3 है। तो इसके अगर 1 बराबर √3 है तो √3 के बराबर कितना हो जाएगा, तो गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर जो है कितना वैल्यू हो जाएगा, √3 के जगह इसके हिसाब से चले तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यानी कि अगर ये 1 है,
ये कितना है 3 है, तो ये कितना हो जाएगा 2 के बराबर होगा। कितने के बराबर होगा 2 के बराबर होगा। कितने के 2 के बराबर, यानी कि 2 यूनिट का वैल्यू कितना है 70 है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 35 होगा। आपसे पूछा क्या जा रहा है यहाँ पर, इसकी ऊंचाई पूछी जा रही है। क्या पूछी जा रही है, इसकी ऊंचाई पूछी जा रही है। तो यहाँ पर जो है इसकी ऊंचाई कितनी थी √3 थी। कितनी थी √3 थी। तो 35 इंटू क्या करेंगे 35 इंटू √3 करेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा वैल्यू निकल जाएगा। तो हल कर लेंगे, यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा 35 √3 का मान कितना हो जाता है 1.732 मान आपका होता है। लेकिन आपका दशमलव के बाद एक ही अंक आना है, तो हम लोग गुना करके देख लेते हैं। आपका जो भी आएगा दशमलव के बाद एक लिख देंगे। 35 दूनी कितना होता है 70 0 7, 35 थी 105 है, 105 और 7 आपका कितना हो जाएगा 112, यानी कि 2 11, 35 सत्ते आपका कितना हो जाता है 35 सत्ते 7 5 35 3 7 21 3 24, यानी कि 245 और आपका यहाँ पर 11 जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 6, यानी 245 और कितना जोड़ना था आपका 35 से, यानी कि 11 जोड़ना था। तो 11 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6, यानी कि 24 1 25 बचेगा। 24 1 25 अब 35 और 25 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, यानी कि लगभग जो है आपका कितना वैल्यू आ जाएगा 60.6 मीटर आएगा। कितना आएगा 60.6 मीटर आएगा। तो ये आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। ये आपका क्या है सीरीज यानी कि श्रृंखले वाले क्वेश्चन है। तो हल करके देखेंगे यहाँ पर अगली संख्या कौन सी आएगी। तो हल कर लेते हैं। यहाँ पर ये आपका क्या है 15 है, फिर 35 है, फिर आपका कितना है 77 है, फिर आपका कितना है 143 है। तो देखेंगे किस तरीके से इसमें बदलाव आ रहा है। तो 15 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 5 लिख सकते हैं। उसी तरीके से 35 को क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 7 लिख सकते हैं। 77 को 7 इंटू 11 लिख सकते हैं। 143 को क्या लिख सकते हैं 11 इंटू 13 लिख सकते हैं। तो जब आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो क्या देखने को मिल रहा है कि ये जो अगला जो है गुना होते जा रहा है वो सभी क्या यहाँ पर प्राइम नंबर है, यानी कि 3 के बाद अगली संख्या प्राइम नंबर कौन सी आती है 5, यानी कि 3 इंटू 5 किया गया। फिर 5 के बाद अगली कौन सी प्राइम नंबर आती है 7 आती है, तो 5 इंटू 7 कर दिया गया। फिर 7 के बाद प्राइम नंबर अगला कौन सा आता है 11 आता है, यानी कि 7 इंटू 11 किया गया। 11 के बाद 13 आता है तो 11 इंटू 13 किया गया। तो 13 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है 13 के बाद 17 आता है। 13 के बाद कौन सी आती है 17 आती है। तो 13 इंटू 17 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 170 और 51 आपका कितना हो जाता है 221 होगा। कितना होगा 221 होगा, यानी कि आपका यहाँ पर 221 बिल्कुल सही आंसर होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि त्रिभुज ABC बिंदु B पर क्या है समकोण यानी कि आपका राइट एंगल ट्रायंगल है। तो यदि साइन A बराबर 3/5 है तो tan C का मान कितना होगा। तो सबसे पहले जो है क्या है राइट एंगल ट्रायंगल है, किस पर है 20 डिग्री पर जो है समकोण बनाती है, यानी कि ये B है तो इधर आपका A इधर आपका C, तो ABC क्या बन गया एक त्रिभुज बन गया। साइन A बराबर 3/5 है तो जो आपका एंगल जहाँ पर का आपका एंगल देता है उसके सामने वाले क्या होती है परपेंडिकुलर होती है। तो साइन बराबर होता आपका क्या परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस होता है, यानी कि लंब बटा कर्ण होता है। तो इसके सामने वाली भुजा ये क्या होगी लंब होगी साइन A के हिसाब से। तो ये कितना हो जाएगा 3 और इसका हाइपोटेनस ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो अगर ये 3 है ये 5 है तो ये कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। यहाँ पर से हम लोग क्या निकाल सकते हैं tan C का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हमें tan C बराबर आपका क्या होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी कि लंब बटा आधार होता है। तो मैंने अभी बताया कि जो कोण जिस कोण से आपको देखना उसके कोण वाले सामने वाले क्या होते हैं परपेंडिकुलर होते हैं। तो उसके सामने वाले कौन कौन है, क्योंकि हमें परपेंडिकुलर नहीं चाहिए तो सामने वाले कोण के सामने वाली भुजा की लंबाई कितनी है 4 है। और ये जो बचा हुआ क्या आपका बेस यानी कि आधार है, तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, यानी कि tan C बराबर आपका कितना आ जाएगा 4/3 आएगा। तो यहाँ पर ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि श्वेता ने जो है 30 किलोग्राम चावल 10 रुपये प्रति किलोग्राम और 35 रुपये प्रति किलोग्राम चावल 11 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से खरीदा। उसने दोनों को मिलाया, पूरे लेन देन में 30% का लाभ अर्जित करने के लिए उसे जो है दोनों चावल के मिश्रण को प्रति किलोग्राम जो है किस मूल्य पर बेचना चाहिए ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो है 30 किलोग्राम वाले चावल को कितने रुपये प्रति किलोग्राम से खरीदा गया था। 30 किलोग्राम चावल को 10 रुपये प्रति किलोग्राम से खरीदा गया था। तो कुल मूल्य कितना हो जाएगा, तो 30 इंटू 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा 300,
यानी कि पहले वाले 30 किलोग्राम में 300 रुपये खर्च किया गया था। फिर बाद में 35 किलोग्राम चावल जो है कितने रुपये, 35 किलोग्राम चावल 11 रुपये प्रति किलोग्राम से खरीदे गए थे। तो कुल कितना रुपया खर्च किया गया था, तो 35 × 11 करेंगे तो कितना हो जाएगा 350 + 35 यानी कि 385 होगा। कितना होगा 385 होगा। तो यहाँ पर जो है क्या निकल जाएगा, यहाँ पर से टोटल खर्च निकल जाएगा जो कि उन चावल को खरीदने में लगाया गया था। तो कितना खर्च हो जाएगा 5, 8, 3, 3, 6 यानी कि 685 रुपया खर्च लगाया गया था टोटल। तो हमें क्या निकालना है, यहाँ पर से 1 किलो का यहाँ पर से वैल्यू निकाल सकते हैं कि कुल जो है औसतन 1 किलो खरीदने में कितना लगेगा पैसा चावल, यानी कि खरीदा गया था। तो टोटल जो है कितना किलो खरीदा गया था, 30 किलो 35 किलो, तो टोटल कितना है 65 किलो। तो ये तो यहाँ पर से हल करने पर आपका क्या निकल जाएगा, 1 किलो का औसतन चावल का मूल्य निकल जाएगा। लेकिन हमें क्या चाहिए, विक्रय मूल्य चाहिए। अगर उसे 30% के लाभ में बेचा जाएगा तो कितने में बेचना होगा, तो 30% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 3/10, यानी कि 10 का सामान कितने में बेचना होगा 13 में बेचना होगा। हल करेगा आपका क्या निकल जाएगा, 1 किलो चावल का विक्रय मूल्य निकल जाएगा। हल कर लेते हैं तो 13 पचे कितना होता है 65, 5 से काटेंगे तो कितना बार पानी चले जाएगा 13 पचे 65, 3 बचा 5 से 35 यानी कि 13/10 है तो कितना हो जाएगा पॉइंट में वैल्यू 13.7 होगा। यानी कि उसे जो है कितना में बेचा गया, तो 13.7 रुपये प्रति किलो बेचा जाएगा। तो यहाँ पर ये आपका बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया कि एक वस्तु को जो है 156 रुपये अधिक में बेचने पर 8% की क्या होती है हानि, यानी कि लॉस के बजाय 4% का क्या होता है लाभ अर्जित करता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य यानी कि सीपी क्या होगा, तो आपको पता होना चाहिए कि किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य खुद में कितना होता है 100% होता है। किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य खुद में 100% होता है। तो 100% के सामान को यहाँ पर जो है हमें क्या चाहिए 100% का एक तरीके से वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पर पहले बोला कि जो आपका हानि हो रहा है जो लाभ हो रहा है उन दोनों को रेशियो यानी कि उन दोनों के प्रतिशतों का योग रुपये इस रुपये के बराबर है। तो दोनों का प्रतिशत का योग कितना हो जाएगा 12%, और 12% बराबर रुपये में वैल्यू कितना दिया गया 156 रुपया दिया गया। तो यहाँ पर से हम लोग क्या निकाल सकते हैं 1% का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो 1% का 12 से काटेंगे तो कितना बार में चला जाएगा 1, 3 बचा तो 12 × 36 यानी कि 1% का वैल्यू कितना है 13 रुपये। हमें क्या चाहिए क्रय मूल्य चाहिए यानी कि 100% का वैल्यू चाहिए। तो 1% का वैल्यू अगर 13 रुपये तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा 1300 रुपये होगा। कितना होगा 1300 रुपये होगा। तो यहाँ पर आपका ये 1300 बिल्कुल सही आंसर होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया कि पाइप ए और बी जो है एक टैंक को क्रमशः 30 मिनट और 40 मिनट में भर सकते हैं, जबकि पाइप सी जो है प्रति मिनट 51 लीटर पानी बाहर निकाल सकता है। यदि तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी 90 मिनट में भर जाती है। तो टैंक की क्षमता यानी कि इफिशियंसी कितनी है, यानी कि कितने लीटर की उसकी क्षमता है वो आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है क्या बोला गया है कि ए जो है एक टंकी को 30 मिनट में भर सकती है, बी जो है उसी टंकी को 40 मिनट में भर सकती है, और जब तीनों को खोल दिया जाता है यानी कि ए को भी बी को भी और सी को जो है क्या करती है खाली करती है, यानी कि तीनों को खोल दिया जाता है तो कितने मिनट में भरती है 90 मिनट में। क्या करेंगे यहाँ पर 30 का 90 का 40 का एलसीएम लेंगे। तो 30, 40 और 90 का एलसीएम कितना होगा 360 होगा। कितना होगा 360 होगा। तो 360 को 30 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 12, 360 को 40 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 9, 360 को 90 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 4 आएगा। यानी कि यहाँ पर से क्या पता चल जाएगी तीनों की इफिशियंसी पता चल जाती है यहाँ पर से। तो यहाँ पर से जो है बोला गया कि ए की कार्य क्षमता 12 है, बी की कार्य क्षमता 9 है, लेकिन जब तीनों को खोला जाता है तो 4 की क्षमता से मार्च जो है उसको काम करती है। तो यहाँ पर से हम लोग क्या निकाल सकते हैं सी की कार्य क्षमता निकाल सकते हैं। अगर दोनों एक साथ भरती है तो कितना भर सकती है 12, 9, 21 यूनिट भर सकती है, लेकिन यहाँ पर तो 4 यूनिट भर रहा है, यानी कि जो बची हुई भाग है वो क्या कर रहा है सी खाली करते हुए जा रहा है। यानी कि सी दोनों मिलकर 21 भर सकती है लेकिन 4 भर रही है, यानी कि सी जो है प्रत्येक मिनट में कितना खाली कर दे रहा होगा तो 17 यूनिट खाली कर दे रहा होगा, क्योंकि दोनों मिलकर तो 21 यूनिट भर सकती है लेकिन 4 यूनिट भर रहा है, क्योंकि जब तीनों को खोल दिया गया तो 4 यूनिट ही मात्र भरा जा रहा है। तो कितना जो है खाली कर रहा होगा इसका मतलब सी, तो 21 - 4 करेंगे तो कितना आएगा 17 आएगा, यानी कि 17 यूनिट के हिसाब से क्या कर रही है सी खाली कर रही है। और उसे जो है खाली करना कितना है 360 खाली करना है। कितना खाली करना है
360 ये टोटल खाली करना है। तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं, सी का समय निकाल सकते हैं। समय आ जाएगा तो क्या निकाल लेंगे, यानी कि कुल क्षमता निकाल लेंगे उस टैंक की। यहाँ पर से कितना आ जाएगा आपका 360 बटा क्या करेंगे 17 करेंगे, इंटू यहाँ पर से क्या आ जाएगा समय आ जाएगा। समय को क्या करेंगे 1 मिनट से भाग कर देंगे जो आपका लीटर में यहाँ पर था। तो हल करेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, टोटल जो है क्षमता निकल जाएगी जो कि उस टैंक की क्षमता थी। तो हल करेंगे तो कितना आ जाएगा 70 तिया कामन 36 तिया कितना होता है 108, यानी कि 1080 लीटर क्या है उस टैंक की क्षमता थी। यहाँ पर 1080 लीटर बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया कि ए जो है सबसे छोटा धनात्मक यानी कि पॉजिटिव इंटीजर जिसे 9 और 12 द्वारा विभाजित करने पर 8 शेषफल यानी कि रिमाइंडर बचता है, और बी जो है सबसे छोटा धनात्मक यानी कि पॉजिटिव नंबर जो है जिसे जो है 9 और 12 से विभाजित करने पर 5 शेषफल यानी कि 5 रिमाइंडर प्राप्त होता है। तो निम्न में से कौन सा जो है ए माइनस भी का मान होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, ए का मान निकालना होगा, ए और बी का मान निकालना होगा। तो ए का पहले मान निकालेंगे तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले 12 और 9 का क्या ले लेंगे, एलसीएम लेंगे। 12 और 9 का क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर से 12 और 9 का 36 होगा। कितना होगा, 36 होगा। और जो रिमाइंडर बचता है उसको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो क्या निकल जाएगा, ए का वैल्यू निकल जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर एलसीएम लेंगे, एलसीएम में जो आएगा उसको रिमाइंडर से जोड़ देंगे। तो 36 8 आपका कितना हो जाता है 44, यानी कि ए का वैल्यू कितना है 44। फिर हम लोग क्या करेंगे, बी का वैल्यू निकालेंगे। तो बी जो है 9, यहाँ पर जो है 9 है और 12 है। तो इन दोनों का एलसीएम जो है कितना हो जाएगा इन दोनों का, तो 12 और 9 का एलसीएम तो 36 ही होगा, क्योंकि यहाँ पर भी 36 था तो यहाँ पे 36 होगा। शेषफल अबर कितना बच रहा है, 5 बच रहा है। तो क्या कर देंगे, 5 जोड़ेंगे तो कितना आपका आ जाएगा 36 5 41 आएगा, यानी कि ए का मान 44, बी का मान कितना है 41 है। इन दोनों का क्या पूछा जा रहा है, अंतर यानी कि डिफरेंस पूछा जा रहा है। तो अंतर कितना हो जाएगा 3 होगा। कितना होगा 3। तो यहाँ पर आपका ये 3 बिल्कुल सही आंसर होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% की छूट यानी कि डिस्काउंट देने के बाद एक व्यापार को जो है 16% का लाभ यानी कि प्रॉफिट होता है। यदि वस्तु के क्रय मूल्य में 10% की वृद्धि की जाती है तो उसे अंकित मूल्य पर अब कितने प्रतिशत छूट यानी कि डिस्काउंट देनी चाहिए ताकि पहले जैसा लाभ प्राप्त कर सके। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले क्या बोला गया, कोई भी जो आपको यहाँ पर मैं इसी वीडियो में बता चुका हूँ कि किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य खुद में कितना होता है 100%। तो 100% के सामान को कितने प्रतिशत के पहले लाभ में बेच रहा है, तो 16% के लाभ में बेच रहा है, यानी कि कितने में बेच रहा है, तो 116% में बेच रहा है। और उसे बेचने से पहले क्या करता है 20% का डिस्काउंट यानी कि छूट देता है। तो 20% का वैल्यू कितना होगा फ्रैक्शन में 1/5 होगा, यानी कि 5 का सामान कितने में बेचता है, तो 1 यूनिट कम यानी कि 4 में बेचता है, यानी कि 4 में बेचा लेकिन उसका अंकित मूल्य कितना था 5 यूनिट था। तो यहाँ पर से क्या निकाल सकते हैं, मार्क्ड प्राइस निकाल सकते हैं परसेंट में वैल्यू। तो यहाँ पर से आपका कितना आ जाएगा, 4 से तो कटता है तो काट देंगे, कितना बार में चला जाएगा ये 4 दूनी 8 4 9 36, यानी कि 29 बचे आपका कितना हो जाता है 145, यानी कि अंकित मूल्य कितना था तो 145% था। अब जो है यहाँ पर बोला गया कि यदि क्रय मूल्य में 10% की वृद्धि हो जाती है, तो अगर पहले क्रय मूल्य 100% था तो अब कितना हो गया 110% हो गई। पहले अगर क्रय मूल्य 100% थी तो अब कितनी हो गई 110% हो गई। फिर बोला गया कि अंकित मूल्य पर उसने जो है छूट जो है कितने छूट देना चाहिए जैसे कि लाभ जो है प्राप्त हो सके, पहले जैसा ही लाभ प्राप्त हो सके। यानी कि पहले कितना लाभ प्राप्त कर रहा था, तो 16% लाभ प्राप्त कर रहा था, यानी कि 110% में अब हमें क्या चाहिए 16% का लाभ चाहिए। तो 110 का हमें क्या निकालना होगा 16% निकालना होगा। तो इस तरीके से निकालेंगे 110 इंटू 116/100। तो यहाँ पर हल करेंगे तो आप यहाँ पर से कितना आ जाएगा, 0 0 चला गया। हल करेंगे तो यहाँ पर से आपका आ जाएगा 116 6 6 7 11 1 12, यानी कि 127.6% आपका क्या आ जाएगा नया विक्रय मूल्य आ जाएगा। तो इतना में तो बेचा गया, लेकिन अंकित मूल्य पहले जितना था अभी भी क्या है उतना ही है। पहले जितना था अंकित मूल्य अभी भी उतना है। तो अबर में जो है छूट कितना दिया गया 145% का सामान 127.6% में बेच दिया गया। तो यहाँ पर छूट कितना दिया गया है, तो यहाँ पर छूट दिया गया है, यहाँ पर अंतर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 30, यानी कि 15 2 17 17.4% का क्या दिया गया छूट दिया गया है।
तो ये 6 4 10, 7 7 14 1 15, 12 1 13 1 14, तो बिल्कुल सही है। 17 पॉइंट क्या दिया गया, 4% का छूट दिया गया। छूट हमेशा किस पर दी जाती है, अंकित मूल्य पर। अंकित मूल्य कितना 145% है, तो परसेंट पहले ही कट जाएगा। परसेंट में वैल्यू चाहिए तो 100 से गुना करेंगे, हल करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। पॉइंट हटाएंगे नीचे, ये 0 चला जाएगा। 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और यहाँ पर 5 नमा 45, ये जो आपका कितना बार में चला जाएगा, 29 से काटेंगे 174 का तो 6 बार में चला जाएगा। तो 6 दूनी आपका कितना हो जाता है 12%, यानी कि दूसरे बार में इसका जो है कितना छूट दिया गया था, तो 12% का छूट दिया गया था। तो यानी कि यहाँ पर 12% बिल्कुल सही आंसर होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि थियागो को जो है 5 विषयों के औसतन जो है 50% अंक मिलते हैं और भी जो है इतना अनुपात में है, यानी कि टोटल जो अंक जो प्राप्त किए हुए इतना अनुपात में है। तो अगर उत्तीर्ण अंक अधिकतम अंकों का 60% है, यदि उत्तीर्ण अंक अधिकतम अंकों का 60% है और प्रत्येक विषय के समान अधिकतम अंक है, यानी कि एक विषय का अगर कुछ अंक है तो उसी का यानी कि सभी विषयों का अंक क्या है, बराबर है उसी तरीके से। तो आपसे पूछा जा रहा है कि परीक्षा में कितने विषयों में अनुत्तीर्ण यानी कि फेल हो गए, कितने विषयों में थियागो जो है फेल हो गए, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर से हम लोग मान लेते हैं खुद से कि अधिकतम अंक क्या है, 100 नंबर का है। मान लीजिए हम लोग यहाँ पर कि जो भी विषय है वो सभी का विषयों का अधिकतम अंक कितना है, 100 नंबर का है। और यहाँ पर बोला गया है कि सब पास जो है कितना में होता है, 100 नंबर का 60%, यानी कि 60 नंबर में क्या होता है, पास होता है। तो 60 नंबर में पास है और मैक्सिमम मार्क कितना है आपका, मैक्सिमम मार्क आपका 100 नंबर है। तो मैक्सिमम मार्क 100 नंबर है और पास होता है 60 नंबर में। उसका फिर बोला गया कि कुल विषयों का औसतन जो है कितना प्राप्त किया, 50% प्राप्त किया। तो अगर एक विषय का मैक्सिमम मार्क 100 रुपया, तो 100 रुपया नहीं 100 नंबर, तो अगर एक विषय का 100 नंबर है तो 5 विषय का कुल अंक जो है कितना हो जाएगा, 500। उसका जो है 50% कितना हो जाएगा, तो 500 का 50% कितना हो जाएगा, हल करेंगे तो 250 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 25 25, यानी कि 50 25 कितना हो जाएगा, 250, यानी कि कुल मिलाकर उसे कितना अंक प्राप्त होता है, 250 अंक प्राप्त होता है, जो कि इस अनुपात में बांटा गया। तो टोटल जो अनुपात का यूनिट में योग कितना हो जाएगा, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 2 7, 9 7 16, 16 8 24, 24 7 16, आपका कितना हो जाएगा, 30 यूनिट होगा। यहाँ पर से 1 यूनिट का वैल्यू आ जाएगा, 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका, 25/3 नंबर आएगा। कितना आएगा, 25/3 नंबर। हमें क्या निकालना है, सभी का अलग अलग नंबर चाहिए, तभी तो निकाल सकते कि कौन पास हुआ कौन फेल हुआ। तो अगर 1 यूनिट का वैल्यू 25 बटा क्या है, ये आपका सॉरी यहाँ पर 5 4 5 2 7 9 7 16 8 24, 24 7 16, यहाँ पर 40 होगा। सॉरी यहाँ पर आपका 30 नहीं 40 होगा। तो यहाँ पर 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 25/4 होगा। 25/3 नहीं 25/4 होगा। यहाँ पर से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, सभी विषय का अंक निकाल सकते हैं। तो अगर 1 यूनिट का वैल्यू 25/4 है तो 16 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, गुना करेंगे तो 4 चौक 16, यानी कि 25 चौक कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। यानी कि पहले वाले विषय में जो है 100 अंक उसने प्राप्त किया, दूसरे वाले विषय में 8 यूनिट प्राप्त किया, यानी कि 4 दूनी 8 तो कितना हो जाएगा, 25 दूनी 50। हल करेंगे तो यहाँ पर 25 नंबर 225 बटा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। चौथे बार में आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर 25 25 125/4 हो जाएगा। और इधर आपका कितना हो जाएगा, 25 दूनी 50, कितना हो जाएगा, 4, यानी कि सारे 12 अंक प्राप्त करेगा। जो अधिकतम अंक कितना था प्राप्त करने में, यानी कि पास जो है कितना में हो रहा था, 60 अंक में। तो ये तो 100 नंबर वाला तो बिल्कुल पास है, 50 नंबर वाला फेल है। यहाँ भी जब भाग करेंगे तो आपका 52 नहीं आपका 4 चौक 24, यानी कि 56 पॉइंट कुछ आएगा। यहाँ भी भाग करेंगे तो 50 के लगभग आपका 50 नहीं है, सॉरी 4 या 12, यानी कि 30 का लगभग है। तो ये जो है सभी, ये भी 50 से कम है, ये भी आपका 50 से कम अंक प्राप्त है। सॉरी मतलब ये जो है 50 यानी कि 56, यानी कि 60 अंक हमें जो है पास 60 अंक में है। तो ये जो है 60 से कम है, ये भी 60 से कम है, 60 से कम है, 60 से कम है, यानी कि टोटल जो है ये थियागो जो है कितने विषय में फेल हो गया, तो 4 विषय में फेल हो गया। कितने विषय में, 4 विषय में। तो यहाँ पर 4 बिल्कुल सही आंसर होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 37। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया कि शांत जल में एक जहाज की चाल जो है 5 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल जो है 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। रोहन जहाज से 21 किलोमीटर की दूर एक स्थान पर जाता है और शुरुआती बिंदु पर वापस आता है, तो उसके द्वारा लिया गया कुल समय कितना है। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल, यानी कि
समय बराबर मैंने आपको इस वीडियो में काफ़ी बार बता चुका हूँ कि समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। तो यानी कि जाना कितना, 21 किलोमीटर जाना है। तो जाता है, पहले तो मान लेते कि धारा की दिशा में जाता है, तो धारा की दिशा में अगर जाएगा तो चाल क्या हो जाएगा, जुट जाएगा, यानी कि नाव की चाल प्लस धारा की चाल हो जाएगी। तो कुल चाल कितना हो जाएगा, 5 2 7। तो यहाँ पर आपका समय कितना लेगा, यहाँ पर काटेंगे तो 3 घंटे का समय लेगा, यानी कि जब धारा की दिशा में जाती है तब जो है 3 घंटे का समय लेता है। लेकिन जब वापस आएगी तो धारा की विरुद्ध आएगी, तो 21 किलोमीटर वापस भी आना है, तो चाल क्या हो जाएगा, अब घट जाएगा। तो 5 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 3। यानी कि अब जो है वापस आने में कितना समय लेगी, तो 7 घंटा लेगी। कितना समय लेगी, 7 घंटा लेगी। तो कुल कितना समय ले लेगी, एक समय 3 घंटा, जाने में 3 घंटा, आने में 7 घंटा, यानी कि कुल मिलाकर 10 घंटे का समय लगता है। तो यहाँ पर 10 आवर बिल्कुल सही होगा, यानी कि 10 घंटा सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। यहाँ पर दिया गया है कि x-2 x-9 का जो है न्यूनतम मान क्या होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका इक्वेशन बना लेंगे। तो इक्वेशन आपका क्या हो जाएगा, गुना करेंगे तो यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, x² -2x -9x -11x आपका हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 9 दूनी 18 बराबर क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, इक्वेशन बना लिया। तो जब आपका यहाँ पर से a का वैल्यू क्या हो, पॉजिटिव में हो, यानी कि 0 से बड़ा हो, और आपसे क्या पूछा जाए, न्यूनतम यानी कि मिनिमम वैल्यू पूछा जाए, तो फार्मूला होता है जो कि आपको ध्यान रखना होता है। तो फार्मूला क्या हो जाता है, 4ac माइनस b² बाई आपका क्या हो जाता है, 2a होता है। क्या हो जाता है आपका, सॉरी 2a नहीं 4a होता है। क्या होता है, 4a होता है। तो ये फार्मूला आप ध्यान रखिएगा। जब आपका ये जो आपका यहाँ पर क्या होता है, a वैल्यू होता है, ये आपका b है, ये आपका c है। तो जब भी आपका a का वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो, यानी कि 0 से बड़ा हो, और आपसे मिनिमम वैल्यू पूछा जाए, अगर ये जो है, अगर यहाँ पर जो है a का वैल्यू जो है क्या हो जाता है, a का वैल्यू जो है यहाँ पर आपका इन्फिनिटी हो जाता है, तो उसका अलग कुछ बन जाता है। लेकिन अगर a का वैल्यू 0 से बड़ा है तो उसका जो है मिनिमम वैल्यू का फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है 4ac माइनस b² बाई 4a होता है। क्या करेंगे, इस फार्मूला पे वैल्यू पुट करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो फार्मूला पे वैल्यू पुट करेंगे 4, a का मान तो यहाँ 1 है, c का वैल्यू कितना 18, माइनस b का स्क्वायर करेंगे, यानी कि -11 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 121 आ जाएगा। नीचे कर लेंगे 4 इंटू a का वैल्यू कितना 1 है, हल कर लेंगे, यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा। तो हल कर लेते हैं, 18 चौक कितना हो जाएगा 72 माइनस 121 बटा 4। तो 72 माइनस 121 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 28 और 21 कितना हो जाएगा 49, यानी कि -49 बटा कितना आएगा 4, यानी कि 4 आएगा। तो यहाँ पर ये -49 बटा 4 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि जूलिया एक कार को जो है 10 दिनों में कर सकती है। यदि वह कार प्रारंभ करती है और उसका पुत्र जो है जॉन 5 दिनों के बाद उसके साथ जो है काम में जुड़ जाता है, तो शेष कार को पूरा करने में 3 दिन का समय लगता है। तो जॉन अकेले कार को पूरा करने में जो है कितना समय लेगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर क्या बोला गया कि वह जो है कार प्रारंभ करती है और उसका पुत्र जो है 5 दिनों के बाद उस काम को जुड़ता है और शेष काम 3 दिन में समाप्त हो जाता है। यानी कि यहाँ पर से अगर ये जो है उसका जो है पहले जो है जूलिया टोटल काम कितने दिनों में कर सकती है, 10 दिनों में कर सकती है। जूलिया जो है उस काम को कितने दिनों में कर सकती है, 10 दिनों में कर सकती है। लेकिन 5 दिनों तक किसने काम किया, जूलिया ने काम किया, यानी कि जूलिया के 5 दिन का काम। अब बचा क्या, जूलिया के 5 दिन का काम और बचा हुआ है, लेकिन वह काम जो है कितने दिनों में समाप्त हो जाता है जब दोनों मिलकर करते हैं। यानी कि जूलिया और जॉन मिलकर करते हैं तो कितने दिनों में समाप्त हो जाता है, 3 दिनों में समाप्त हो जाता है। कितने दिनों में समाप्त हो जाता है, 3 दिनों में समाप्त हो जाता है। यानी कि जब जूलिया और जॉन दोनों मिल जाते हैं तो दोनों मिलकर जो उसी काम को कितने दिनों में कर लेते हैं, बचे हुए काम को 3 दिनों में कर लेते हैं। तो जूलिया का बचा हुआ 5 दिन का काम दोनों मिलकर 3 दिन में कर लेते। तो यहाँ पर से क्या निकाल सकते हैं, जूलिया और जॉन का इफिशियंसी यानी कि कार्य क्षमता निकाल सकते हैं। तो हल करेंगे तो यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, 2J बराबर 3 जॉन आ जाएगा, यानी कि जूलिया और जॉन है। तो J/J आपका कितना हो जाएगा, 3/2 होगा। यानी कि यहाँ पर से पता चल रहा है कि जूलिया की कार्य क्षमता 3 है और जॉन की जो है कितनी है, 2 है।
तो आपसे पूछा क्या गया है, जॉन अकेले कार को कितना दिन समय में लगेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें टोटल कार निकालना होगा कि कितना काम करना है। तो 3 जो है जूलिया की कार्य क्षमता 10 दिनों में, टोटल वर्क बराबर आपको पता होना चाहिए कि कुल काम बराबर क्या होता है, एफिशिएंसी इंटू टाइम होता है। तो ये फॉर्मूला ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर जो है कुल कार्य बराबर कार्य क्षमता इंटू समय होता है। तो कुल जो है कितना समय है, 10 दिन लगाती है जूलिया, कितने की कार्य क्षमता से, 3 की कार्य क्षमता से। तो ये आपका क्या हो गया, कुल काम हो गया। और इस काम को किसके करने के लिए बोल रहा है, जॉन को करने के लिए बोल रहा है। तो जॉन कितने की कार्य क्षमता से करेगा, 2 की कार्य क्षमता से। और टाइम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, कुल काम, यानी कि टोटल वर्क बराबर क्या हो जाता है, टोटल वर्क बाई इफिशियंसी होता है। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो कुल काम इतना है, करना जॉन को, यानी कि इफिशियंसी जॉन का नीचे आएगा, हल करेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, जॉन का समय निकल जाएगा। तो हल करेंगे कितना बने चला जाएगा, 5 दिया आपका कितना हो जाएगा, 15। यानी कि जॉन जो अकेले उस काम को करने में कितना दिन का समय लेगा, तो 15 दिन का समय लेगा। तो यहाँ पर आपका 15 डेज बिल्कुल सही आंसर होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। यहाँ पर दिया गया ये आपका क्या है, एक क्यू है। इस तरीके से हम लोग क्या मान सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले क्या कर लेते, कॉमन ले लेते। जब कॉमन लेंगे तो ऊपर आपका 10 पे पावर -2 दूनी 4 दूनी 6, यानी कि 10 पे पावर -6 कॉमन आ जाएगा। क्यूब करेंगे तो 10 पे पावर -6 क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। इसको भी क्यूब कर स्क्वायर करके, नीचे क्या है आपका स्क्वायर है तो क्या आ जाएगा कॉमन, 10 पे पावर -2 कॉमन आ जाएगा। तो ऊपर आपका क्या बच जाएगा, बाकी यहाँ पर आपका बच जाएगा 86 पर क्यूब प्लस 14 पे क्यूब बच जाएगा। नीचे आपका यहाँ पर क्या बच जाएगा, 86 का स्क्वायर प्लस आपका क्या बच जाएगा, 14 का स्क्वायर। फिर आपका यहाँ पर माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, -86 इंटू 14 होगा, क्या होगा, 14 होगा। इस तरीके से होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, 10 पे पावर जो भी था माइनस में वो हम लोगों ने कॉमन ले लिया। तो यहाँ पर जब देखेंगे ऊपर क्या बन रहा है, ए क्यू बन रहा है प्लस बी क्यू बन रहा है। नीचे आपका क्या बन रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी बन रहा है। तो ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, आपको पता होना चाहिए कि ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी यहाँ पर हो जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी होता है। नीचे आपका क्या था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी था। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। यानी कि ऊपर क्या बचेगा, ए प्लस बी बचेगा, यानी कि क्या बचेगा, 86 प्लस 14 बचेगा। यानी कि इसको जो है ये भी कर लेते हल है, तो इधर जो है ये ऊपर चला जाएगा तो 10 पे पावर कितना बचेगा, -4 बचेगा। इंटू ऊपर 86 प्लस 14 बचेगा तो कितना हो जाएगा, 86 और 14 100 हो जाएगा। यानी कि ये जो है कितना हो जाएगा एक तरीके से, यानी कि 1/10 पे पावर 4 हो जाएगा। इंटू क्या हो जाएगा, 10 पे पावर 2 हो जाएगा। काटेंगे तो कितना बार में चला जाएगा, पावर 2 चला जाएगा। यानी कि 1 बटा नीचे कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। यानी कि पॉइंट में कितना आ जाएगा, 0.01 आएगा। कितना आएगा, 0.01 वैल्यू आएगा। तो यहाँ पर 0.01 वैल्यू बिल्कुल सही होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप हमसे यहाँ भी जुड़ सकते हैं। इसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, ताकि उन्हें भी इस वीडियो से लाभ मिल सके। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।